वीडियो स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियांगचिंग सिटी। वहाँ पे एक ब्लू ड्रेस में एमसी चल रहा होता है। वो एक लड़की के पीठ पे छूता है तो वो लड़की उसके तरफ मुड़ के देखती है। एमसी कहता है, सुंदरी, तुम्हारे फोरहेड में एक डार्क सा चीज दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है आज के दिन तुम मुसीबत में पड़ने वाले हो और मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ कि तुम खून दो ताकि ये मुसीबत टल सके। वो लड़की कहती है, क्या मैं खून दूं? टेम्पन? हाँ, मुझे याद है, ये तो मेरे बैग में है। चलो छोड़ो, तुम तो एक परवर्ट हो, तुम चाहे जो भी कह लो, मैं तुम्हें डेट नहीं करने वाली। एमसी सोचता है, मैंने तो इसे काइंडली रिमाइंडर किया लेकिन इसने तो मुझे ही डांट दिया। मैं 5 सालों के लिए सिटी से गायब क्या हुआ? यहाँ की लड़कियां इतना ज्यादा बदल गई। ये कुनलुन माउंटेन नहीं है तो ज्यादातर यहाँ के लोग मॉर्टल है, तो ये नॉर्मल चीज है कि वो मेरी बातों पे बिलीव नहीं करेगी। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं जियांगचिंग सिटी के ये फैमिली में पैदा हुआ था। मैं मेरे पेरेंट्स के द्वारा थोड़ा बहुत बुली किया गया लेकिन मेरे फैमिली बहुत ही ज्यादा हैप्पी फैमिली था। लेकिन 5 साल पहले सब कुछ खत्म हो गया। उस समय मेरे फादर एक छोटी बच्ची को बचाने की कोशिश किया और उसके वजह से कैपिटल का एक बड़ा आदमी ऑफेंड हो गया। और उसके कुछ दिन बाद क्लाउड लेक विला में एक बैंक्वेट के दौरान मेरी सारी फैमिली मारी गई, मेरे अलावा। वो सारे फैमिली जो मेरे पापा को प्लीज करते थे, मेरे पापा के दोस्त जिनको मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था, उन लोगों में से कोई भी इसको रोकने की कोशिश नहीं किया। उन लोगों ने मेरे फैमिली को मरते हुआ देखा। हम उस वक्त का सीन देखते हैं। एमसी रो रहा होता है। वो कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसे कह के वो एक चाकू लेके उस आदमी की तरफ बढ़ता है लेकिन वो आदमी उसके चाकू को तोड़ देता है और कहता है, तुम्हारे जैसे एक ये फैमिली को मारना मेरे लिए पीस ऑफ केक के बराबर है। अगर ये फैमिली कैपिटल का भी होता तो मैं इसे इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? छोटे बच्चे, तुम कमीने, अपने आप को ज्यादा मत समझो। फिर एमसी सोचता है और कहता है, और आखिर में मेरे मदर ने मुझे डेस्परेटली टोंगयांग लेक में फेंक दिया और मैं मरने ही वाला था। लेकिन लकीली मैं एक मास्टर के द्वारा बचा लिया गया और मैं उन्हें फॉलो किया और कुनलुन माउंटेन चला गया। और उसके बाद से मैं बहुत सारे अमेजिंग एबिलिटीज उनसे सीखा और अभी मैं जियांगचिंग सिटी में आया हूँ। मेरे मास्टर के द्वारा ऐसा किया गया मिशन को कंप्लीट करने के लिए और मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं उन सारे किलर्स को जान से मार दूंगा। इसे गुस्सा हो रहा होता है तो उसका क्यूआई बाहर रिलीज हो रहा होता है। सभी लोग कहते हैं, आखिर क्या चल रहा है? सडनली मेरे पैर काम करना बंद कर दिए, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। ये किस तरह का ऑपरेटिव एटमोस्फेयर है? फिर एमसी सोचता है, अरे नहीं, मेरा इविल क्यूआई तो ये इनोसेंट पीपल को अफेक्ट कर रहा है तो इसको रोकना पड़ेगा। फिर वो अपना क्यूआई को रोक लेता है। फिर लोग सोचने लगते हैं, अभी सही लग रहा है मुझे, वो जैसा बुरा फील हो रहा था वो सब चला गया। लेकिन आखिर क्या हुआ था? क्या तुमने भी इस तरह का स्ट्रेंज हो रहा फील किया अभी? तो दूसरा बंदा कहता है, हाँ मैंने भी किया। फिर हम देखा है एमसी एक बिल्डिंग के ऊपर आ गया होता है। वो सोचता है, पहले मैं मास्टर के द्वारा ऐसा किया गया मिशन को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं अपना रेवेंज लेने की सोचूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग, हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है ह्यूमे ग्रुप जो कि टॉप 500 कंपनी में आता है फुजिया में, और जियांगचिंग सिटी का वो एक लीडिंग एंटरप्राइज है ना। एमसी वहाँ पे आ गया होता है। वो सोचता है ह्यूमे ग्रुप का जियारुक से वो यही होना चाहिए। 3 दिन पहले मेरे मास्टर एक प्रोडिक्शन फॉर्मेशन के द्वारा पता लगाए थे कि जियारुक से एक बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है और 100 दिनों के अंदर वो शायद मर भी सकती है। और एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं एक पर्पल ड्रैगन हूँ जो कि सियारुक्से के फ्यूचर को बदल सकता है, इसलिए मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पे भेजा है। मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि जब वो जियांगचिंग सिटी आए थे वो सियारुक्से के ग्रैंडमदर के साथ रोमांस किए थे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरे मास्टर का ग्रैंड डॉटर हो सकती है सियारुक्से। एनीवे, पहले मुझे अंदर जाना चाहिए। वो ऐसे कह के अंदर जा रहा था लेकिन तभी उसको रुकने को बोल दिया जाता है। एमसी कहता है, क्या सियारुक्से नाम की कोई यहाँ पे काम करती है? मुझे उससे मिलना है। बॉडीगार्ड कहता है, क्या तुम मिस सिया से मिलना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? ऐसे ही किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा सकता, तो तुम बताओ क्या तुम्हारे पास है? एमसी कहता है, क्या अपॉइंटमेंट? ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उनसे मिलकर ये बताना चाहता हूँ। अगर ये इनकन्वीनियंट है तो मैं बस उनका इंतजार करूंगा उस सोफे पे। बॉडीगार्ड गुस्सा हो जाता है और कहता है, रुको, सारे लोग मिस सिया से नहीं मिल सकते। एक बार अपने कपड़ों को तो देखो कितने ज्यादा पुराने हैं। पंख, तुम डिजर्व नहीं करते मिस सिया को वेट करने के लिए, तो यहाँ से दफा हो जाओ। तुम बोल रहे थे कुछ इंपोर्टेंट बताना है, क्या बुलशिट बातें कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई भी चीज इंपोर्टेंट बताने वाली लायक नहीं है, तो यहाँ से जल्दी दफा हो जाओ। एमसी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारा क्या मतलब? और वो अपना ऑरा रिलीज करता है। तो वो दोनों बॉडीगार्ड अपने घुटने में आ जाते हैं और सोचते हैं, आखिर क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। और वो उनको वार्निंग देता है कि अपना मुंह बंद रखो और लोगों से पोलाइटली बात करो। फिर वो अंदर आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहता हूँ। एमसी वहाँ पे बैठ के अपना क्यूआई रिलीज कर रहा होता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या हो रहा है आखिर यहाँ पे। हम देखते हैं कुछ पैरों को, वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर आगे होते हैं। वो कहता है, एक्सक्यूज मी सर, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का लीडर हूँ। तुम्हें पता है Xiaomi ग्रुप में परेशानी खड़ी करने के लिए तुम्हारा क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है? एमसी कहता है, मैंने बोल दिया कि मैं मिस सियारुक्से से बात करना चाहता हूँ और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मुझे परेशान मत करो। तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड सोचता है, आखिर क्या गलत है इसके बॉडी के साथ? मैं उसके बॉडी से एक ब्लडी स्मेल कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है अगर मैं उसको प्रोवो करूंगा तो इजिली मुझे मार देगा। फिर वो उसको फुसलाने लगता है और कहता है, मैं माफी चाहता हूँ सर, लेकिन आज मिस सिया यहाँ पे नहीं है। आप अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे दे दीजिए, मिस सिया जब भी आएंगी तो मैं उनको बता दूंगा। मुझे कहता है, क्या वो यहाँ पे नहीं है? तो ठीक है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। वो सिक्योरिटी हेड सोचता है, चलो बढ़िया है, उसने मुझे बिलीव कर लिया। और सिक्योरिटी हेड कहता है, मैं माफी चाहता हूँ सर। एमसी कहता है, एनीवे मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो मैं यहीं पे बैठूंगा और उसके आने का इंतजार करूंगा। सिक्योरिटी हेड कहता है, क्या? अरे
मेरे बारे में चिंता करना बंद करो और अपना काम करो जाके। और वो सोचता है मैं इस तरह के एक डेंजरस पर्सन को यहाँ पे बैठने नहीं दे सका वरना मेरी जॉब चली जाएगी। एनीवे वो अकेला है और वो कहता है अगर तुम मुझे ऐसे ही बोलने वाले हो तो मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। और वो उसके सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देके कहता है सभी लोग पकड़ लो इसे। तभी कोई कहता है रुको। तो वो सिक्योरिटी हेड और MC दोनों साइड में दिखते हैं तो हम देखते हैं एक लड़की वो उसकी तरफ आ रही होती है। वो कहती है मैं इसे संभाल लूंगी। लोग बात कर रहे होते हैं वाह कितना सुंदर लड़की है, आखिर कौन है ये, क्या तुम मुझे नहीं जानते? तो तुम जरूर यहाँ पे नए आए होगे। वो तो डायरेक्टर सनी है। सुबह में हुआ में एक ग्रुप में बस ये एक लौती लड़की ऐसी है जो कि शाहरुख को अपनी सुंदरता से टक्कर दे रही है। दूसरा बंदा सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है वाह ऑसम। और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड कहता है मिस सन ये आपके लिए डेंजरस है, प्लीज यहाँ से चली जाइए। मिस सन कहती है ठीक है मैं समझ गई, प्लीज मेरा रास्ता दीजिए। और वो MC के पास आके कहती है हेलो मेरा नाम है सनी, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ सर? कहते सनी। MC सोचता है मेरे पास्ट के 5 इयर्स में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको कि मैं अभी तक भूल नहीं पाया और उन लोगों में सनी एक है। मैं मिडिल स्कूल में इसके साथ डेस्क मेट था 1 साल के लिए और हम दोनों में अच्छा बनता था, लेकिन जब हम हाई स्कूल में गए तब हमारा कॉन्टेक्ट होना धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि हम दोनों के आइडेंटिटी के बीच में बहुत ही ज्यादा बड़ा गैप हो गया था। मेरे मास्टर के द्वारा बचाए जाने के बाद मैं ये फैमिली के मेंशन में गया था, लेकिन मैं वहाँ पे जाके देखा कि ये फैमिली मेंशन को सील कर दिया गया है और उनका नामो निशान इस जंगजिंग सिटी से मिटा दिया गया है। उस समय जंगजिंग सिटी के सारे फैमिली ये अनाउंस किए कि वो मेरे ये फैमिली का सारा चीज आपस में बांट लेंगे। इसी तरह मेरे फादर के द्वारा फाउंड किया गया ग्रुप ले लिया गया था क्योंकि सभी लोग वो कैपिटल के बड़े आर्मी से डरते थे। होवेवर सनी सारे लोगों की बात को डिसएग्री किया, उनकी फैमिली के खिलाफ सारे रूमर को सही, सारे डर को सही और मेरे फैमिली के लिए स्टैंड ली और मेरे पेरेंट्स के बॉडी को पर्सनली जाके दफनाया और मेरे पेरेंट्स के लिए और मेरे लिए रूम स्टैंड बनाया। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इस तरह का वीक वुमन के पास इतना ज्यादा साहस कैसे हो सकता है। मुझे पता नहीं है कि मैं इसके काइंडनेस को कैसे रिपे करूंगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हम दोबारा से मिल गए। सिनी कहते हैं सर शायद आप मेरे से थोड़ा सा ज्यादा क्लोज है। MC कहते हैं सॉरी सॉरी। सिनी हंस के कहती है सर क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से एब्सेंट माइंड है। कहता है मैं माफी चाहता हूँ, तुम थोड़ी से मेरे ओल्ड फ्रेंड की तरह दिखती हो इसलिए मैं थोड़ा सा खो गया था। सिनी हंस के कहती है अरे सर इस तरह का पिकअप लाइन मत बोलिए, ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। वो सबसे कहती है अगर ये जेंटलमैन यहाँ पे बैठना चाहते हैं तो इनको कोई भी परेशान ना करे, इनको यहाँ पे बैठने दिया जाए और मैं यहाँ से जा रही हूँ अभी के लिए, तो प्लीज यहाँ पे कोई भी शोर मत मचाना। MC सोचता है सनी तो बहुत ज्यादा बदल गई इतने सालों में और उसके पास तो बड़े बड़े तरबूज भी आ गई यार, लेकिन अभी मुझे शाहरुख के मैटर में घुसना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, कोई अपने कार की की को प्रेस कर रहा होता है। हम देखते हैं वो सनी होती है अपने कार के पास आगे होती है, वो अपने कार में बैठ जाती है और रियलाइज करती है कि उसके अंदर MC बैठा हुआ होता है। MC कहता है हेलो खूबसूरत लड़की। सनी कहती है तुम यहाँ पे कैसे आए और तुम्हें क्या चाहिए? MC कहता है तुम डरो मत, मुझे बस लिफ्ट चाहिए। नहीं कहती है क्या तुम किसी का इंतजार नहीं कर रही थी क्या? कहता है अब वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। सानी कहती है क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैं ऐसे स्ट्रेंजर को राइट नहीं दे सकती। MC कहता है हाँ तुम जान सकती हो। MC उसके तरफ देख के सोच रहा होता है, उसके फोरहेड में ना एक डार्क सा ऑरा, एक डार्क सा ब्लडी ऑरा घूम रहा है और मुझे लगता है उसके ऊपर एक बड़ा मुसीबत आने वाली है, तो मुझे जैसे भी हो उसको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। और वो उसको अपना नाम बताता है और कहता है मेरा नाम है ये चिंग और ये चिंग का मीनिंग है ऑनेस्टी। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये मानवा आपको कैसा लग रहा है, क्या मैं इसको कंटिन्यू करूँ? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्टिंग में हम देखते हैं ड्रैगन लेक होटल, वहाँ पे लोग पार्टी कर, वहाँ पे अपना MC और सनी आ जाता है तो सभी चोंगू लोग सोचते हैं वाह आखिर कौन है ये औरत, कितनी सेक्सी है यार। दूसरा बंदा कहता है वो तो फॉर्म ग्रुप का डायरेक्टर है, उनका नाम है सनी, लेकिन वो उसके साथ एक लड़का लेके आया है, आखिर वो है कौन? मैं पहली बार देख रहा हूँ वो किसी लड़के को पार्टी में लेके आई है, लेकिन देखो उस लड़के को, वो तो एकदम घटिया लगा है। सनी अपने MC से कहती है चलो यहाँ पे बैठ जाते हैं। MC कहता है ठीक है। तभी पीछे से कोई कहता है मिस सनी, तो MC और सनी पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही चोंगू लोग उनके पास आगे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है मिस सन मैं आपको बहुत समय से इंतजार कर रहा था, मैं गो हाइडोंग हूँ, मैं यूनसेंग ग्रुप का फाउंडर हूँ, तो प्लीज मेरे साथ बैठिए। दूसरा बंदा कहता है मिस सन मेरा नाम है क्यांगोंग और हायोंग होटल मेरा फैमिली का प्रॉपर्टी है। तीसरा बंदा कहता है हा मिस सन अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? और चौथा बंदा कहता है मैं भी बैठना चाहता हूँ। और एक बंदा कहता है मिस सन आपको देखना तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, तो क्या हम एक ड्रिंक करें? और एक बंदा कहता है चलो चलो ड्रिंक करते हैं, टोस्ट करते हैं। और वो लोग मिस सन को वाइन देने लेते हैं, तभी कोई वो वाइन को पकड़ लेता है। हम देखते हैं वो अपना MC कहता है तो चलो मेरे साथ ड्रिंक कर लो, ये कैसा है? तो उनमें से चोमू गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर तुम हो कौन, तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम मेरे साथ पी सको। तो और एक बंदा कहता है आखिर तुम कौन हो बच्चे? MC कह रहा होता मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन तभी मिस सनी उसको रोक लेती है। MC से कहती है तुम्हारे काइंडनेस के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं समझ सकती, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। और वो वाइन को लेके कहती है मैं ज्यादा अच्छा ड्रिंकर नहीं हूँ,
तो मैं बस एक घूंट पीना चाहूंगी। होप करती हूँ कि आप माइंड नहीं करेंगे और प्लीज मुझे ड्रिंक करने के लिए फोर्स मत करिएगा। तो बाकी लोग कहते हैं ठीक है मैडम, नो प्रॉब्लम। लेकिन तभी दूर से कोई कहता है क्या बस एक घूंट पियोगे? मुझे नहीं लगा कि आपकी सिंसियरिटी दिखाने के लिए ये एनफ है। मिस सन बहुत ज्यादा घबरा जाती है उस बंदे को देखे। वो कहती है चेन चेनफेंग, ये तो चेनफेंग है, चेन फैमिली का सेकंड सन। तो एक बंदा कहता है मैंने सुना था कि सन ने उसके मुंह पे वाइन को थूक दी थी लास्ट टाइम और इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो और एक बंदा कहता है ओ सनी को ऑफेंड कैसे कर सकता है? एक बंदा कहता है मिस सनी उस तरह का आदमी को कैसे ऑफेंड कर सकता है? और चेनफेंग कहता है लास्ट टाइम तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था और इसके वजह से मैं ऑकवर्ड फील कर रहा था। अभी तुम्हें ये बोतल पीना ही पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारा माफी को एक्सेप्ट करूंगा। और तुम्हें ये समझ जाना चाहिए ये रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि ये एक ऑर्डर है। मिस सानी कहती है मिस्टर चैन मैं अल्कोहल ज्यादा संभाल नहीं पाते, अगर मैं यहाँ पे पी लूं और ड्रंक हो जाऊं तो मैं यहाँ पे बाकियों के लिए परेशानी खड़ी कर दूंगी, तो मैं बस एक ग्लास ही वाइन पीऊंगी। मिस सानी सोचती है डैम, लास्ट टाइम मुझे लगा था कि उसने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला है और इसीलिए मैंने जानबूझ के उसके मुंह के ऊपर थूका था। वो चैन पेंग उसके पास आके उसको पकड़ के कहता है मैं तुम्हारे लिए एक प्रेसिडेंटल सूट बुक किया हूँ, तो अगर तुम ड्रंक हो जाती हो तो तुम वहाँ पे आराम से सो सकती हो। और उसको फोर्स करने लगता है और कहता है ये पी लो, डिसरेस्पेक्टफुल मत हो। मिस सन की आंखों से आंसू आने लगे। वो सोचती है आखिर मैं क्या करूं? चेनफेंग तो बहुत ज्यादा बुरा आदमी है। वो जिस औरत को चाहे उस औरत के साथ ड्रग मिला लेता है, चाहे वो माइनर लड़की क्यों ना हो। मैं इसे पी नहीं सकती यार, क्या करूं मैं आखिर यहाँ पे? वो चेनफेंग गुस्सा हो जाता है, कहता है डैम इट, क्या तुम मेरे वाइन को पीना नहीं चाहते? कमी नहीं, तुम अपने आप को अच्छी औरत मत समझो। अगर यहाँ पे शाहरुख से भी होती ना तो मेरे साथ उसको ड्रिंक पीना पड़ता। सन सोच रही होती है मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा हुई, मैंने अपना सारा पढ़ाई को छोड़ लिया और जल्द ही सोसाइटी में घुस गई। मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया और फाइनली मैं एक फेमस कंपनी का डायरेक्टर बनी। बाकी लोगों को लगता है कि मैं इसके वजह से बहुत ज्यादा हाई सोशल स्टेटस गेन की हूँ, लेकिन इन जैसा जो कि पहले ही हाई सोसाइटी में पैदा होते हैं उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन तभी एनसीआ के उसके हाथ से वो वाइन का बोतल ले लेता है, जिसकी वजह से वो चेन फेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन वो देखता है अपना एमसी उस बोतल के लेके उसके मुंह पे बहुत जोरदार मारता है। तो वो चेन फेंग अपने घुटने पे आ जाता है और कहता है इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, आखिर तुम हो कौन कमीने? मेरा बाप तक आज तक मुझे नहीं मारा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे छूने की? एनसी कहता है आखिर तुम हो कौन? तुमने उससे ड्रिंक करने के लिए फोर्स कैसे किया? वो चीज देखे सभी लोग घबरा जाते हैं। एक बंदा सोचता है क्या ये पागल हो गया है क्या? इसने चेंगफेंग को मार दिया। इसे पता भी है चेन फैमिली इस जेंगचिंग सिटी का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। कहा जाता है कि चेन फैमिली के पास जेंगचिंग सिटी में एक बिग शॉट है पॉलिटिकल सतह में। और सबसे ज्यादा डरावना चीज तो ये है, कहा जाता है कि चेन फैमिली एक एंशिएंट वॉरियर के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये लड़का कल का सूरज देख नहीं पाएगा। मुझे लगता है ये स्टूपिड है, इससे चेन फैंग को प्रोवोक नहीं करना चाहिए था। मिस सन ने सोच रही होती है आखिर ये सब कैसे हो गया, मुझे इस सब में चेन फेंग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, वो तो इनोसेंट है। सनी कहती है मिस्टर चेन मैं माफी चाहती हूँ, अब जितना चाहे मैं उतना ज्यादा वाइन पीऊंगी आज रात। वो मेरा दोस्त है तो प्लीज उसे जाने दीजिए, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। वो चेन फेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कमी नहीं, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तुम मुझसे नेगोशिएट करो, तुम दोनों ही आज रात मरने वाले हो। मैं तुम्हें आज रात को घोड़ी बनाऊंगा। लेकिन एनसी तभी उसके दोनों अंडे को तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके आंख भी बाहर आने लगे हैं और वो बहुत ज्यादा दर्द से चिल्लाने लगता है। वो कहता है कमीने अब तो तुम पक्का मरने वाले हो। लेकिन एमसी अपना ऑरा रिलीज करके कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ? और वो उसके सर को पकड़ लेता है और कहता है चलो देखते हैं आखिर कौन मरने वाला है पहले। और वो उसके सर को पकड़ के नीचे जमीन से देके मारता है। लेकिन तभी कोई कहता है रुक जाओ। तो हम देखते हैं कुछ लोग वहाँ पे आके होता है, उनमें से एक बंदा कहता है उसको जाने दो। अब मैं एमसी उनकी तरफ देखता है लेकिन छोड़ नहीं रहा होता। तो वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है जाने दो उसको। बाकी बंदे बात करने लेते हैं ये तो चेन गो है जो कि चेन फैमिली का हेड है, आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आखिर वो यहाँ पे है तो ये बंदा पक्का मरने वाला है। उसके साथ जो बुढ़ा आदमी खड़ा है उसके बॉडी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा निकल रहा है, क्या ये वही लेजेंडरी एंशिएंट वॉरियर है? सनी डर जाती है और कहती है डैम चेंग को यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी वो चेन फेंग खुश होकर कहता है डैड मेरी हेल्प कीजिए। सनी सोचती है आखिर मैं क्या करूँ, क्या मेरे पास कोई उपाय है ताकि मैं उससे बचा सकूं? एमसी कहता है ठीक है और वो उसको छोड़ देता है। एमसी मन में सोच रहा होता है वो बुढ़ा आदमी। हम देखते हैं वो चेन फेंग उधर से उठ जाता है और अपने बाप के पास जाने लगता है। हम देखते हैं वो बुढ़ा आदमी के बॉडी से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है। एमसी सोचता है क्या ये वही एंशिएंट वॉरियर है जिसके बारे में ये लोग मेंशन कर रहे थे? वो चेन फेंग अपने बाप के पास बैठे कहता है पापा इस कमीने ने मेरे प्राइवेट पार्ट को हिट किया, वो भी बिना किसी वजह के। डैड आपको कैसे भी हो मेरा बदला लेना ही पड़ेगा आपको। कबा कहता है तुम अपना मुंह बंद करो और मेरे पीछे छुप जाओ। चेन फेंग कहता है ठीक है ठीक है। और चेन फेंग का बाप उस बुढ़े से कहता है मिस्टर मिंग आखिर वो लड़का कौन है? वो बुढ़ा कहता है मुझे देख के लग रहा है कि वो भी एक एंशिएंट वॉरियर है और उसके एज को देख के मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा हाई स्टेज पे होगा। एमसी कहता है क्या और कुछ बकवास करना है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? चेन फेंग का बाप कहता है चेन फैमिली तुम्हारे द्वारा बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटेड किया गया और तुम्हें पता है मैं आगे क्या करने वाला हूँ।
और वो ईवी हंसी हंस के कहता है लेकिन मैं बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हूँ, अगर तुम हमसे मर्सी दिखाने के लिए भीख मांगोगे तो तुम्हें मैं एक टुकड़े में मरने दूंगा। तो बुढ़ा आगे आके कहता है यंग मैन, इतनी यंग एज में इतना सारा हासिल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुमने सुना ना उसने क्या कहा। एमसी सनी से कहता है ये मेरे ऊपर छोड़ दो। तो सनी कहता है ठीक है ठीक है। बुढ़ा कहता है तुमने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया है। एमसी आगे देखा है तो बुढ़ा अपना पावर रिलीज करके बहुत ज्यादा तेज एमसी के पास आ रहा होता है उसको अटैक करने के लिए, और आके एमसी के पास उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है अगर तुम मर्सी के लिए भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें एक झटके में तुम्हें मौत दे दूंगा। मिस सनी सोच रही होती है वो इतना ज्यादा फास्ट मूव किया, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ये वही आदमी है जिसको कि एंशिएंट वॉरियर कहा जाता है। एमसी उस बुढ़े से कहता है क्या मैं मर्सी के लिए भीख मांगू? ओल्ड मैन, क्या तुमने अपना कॉफिन चूज कर लिया है? और ये बताओ तुम्हारे पास कोई फैमिली मेंबर्स है जो कि तुम्हारे बॉडी को दफना सके? और वो उसके बालों से खेल रहा होता है, जिसकी वजह से वो बुढ़ा आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है बच्चे तुम नर्क में जाओ, और ऐसा कह के वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन एमसी अपना ऑरा रिलीज करता है जिसकी वजह से उस बुड्ढे को फील होता है तो वो भी घबराने लगता है। एमसी उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो जमीन से टकरा जाता है और जमीन भी टूट जाता है। एमसी कहता है तुम तो बहुत ज्यादा घटिया हो गया, तुम मेरे पे स्नीक अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। एमसी का अटैक देखे सभी लोग एकदम घबरा जाते हैं। एमसी कहता है अगली बारी किसकी है? तो बाकी लोग सोच रहे होते हैं ये इतना ज्यादा पावरफुल है। तो चेन फेंग का बाप सोच रहा होता है मिस्टर मिंग एक छोटे बच्चे से हार गए, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मिंग कहता है आखिर तुम हो कौन, तुम्हारा कल्टीवेशन क्या है? ये एमसी कहता है मैं कौन हूँ इसके बारे में तुम जानना डिजर्व नहीं करते, और वो अपना ऑरा रिलीज करता है। तो सभी लोग अपना कान बंद कर लेते हैं। वो बुढ़ा मिंग अपने मुंह से खून की उल्टी करने लगा है। वो चेन फेंग और उसका बाप अपने कानों पे हाथ रख ले रहे हैं और कहते हैं मेरा कान दर्द कर रहा है, आखिर ये किस तरह का आवाज है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? एमसी चेन फेंग के बाप के पास आ जाता है और कहता है क्या तुम चेन जेंगो हो? एमसी अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है और कहता है तुमने कहा कि तुम काइंड हो और मुझे मेरे फुल बॉडी के साथ मरने दोगे। एमसी मन में सोच रहा होता है कि चेन फैमिली, यही फैमिली की खत्म होने के पीछे कुछ तो उसका हाथ है। लेकिन तभी चेन फेंग का बाप कहता है उसको रोको अभी, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, ऐसा वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है। तो बॉडीगार्ड कहता है कम ऑन गाइस, हम अपना जॉब खो नहीं सकते, वो अकेला है तो हम ये कर सकते हैं। और वो उसके बाप से कहता है बॉस ये हम पे छोड़ दीजिए, लेकिन अगर हम इसको हरा देते हैं तो प्लीज हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। लेकिन क्या ये हरा सकते हैं? एमसी उन लोगों को एक हाथ से ही मार देता है और वो लोग दूर जाके गिरते हैं। फिर एमसी कहता है मैं ऑर्डिनरी पीपल को हर्ट नहीं करना चाहता, तो जितना हो सके उतना इससे दूर रहो। तभी चेन फेंग का बाप कहता है सर मैंने अपने बेटे को सही से नहीं सिखाया, तो प्लीज हमारा जान बख्श दीजिए। तो चेन फेंग कहता है सर मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि मिस सन आपकी लड़की है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। जी कहता है तुम कितने ज्यादा चालू हो, तुम अपने घुटने में आ गए मुझसे माफी मांगने के लिए, तुम कितने ज्यादा सेमलेस हो। हाउएवर ये तुम्हारा कर्ज को अदा करने का वक्त आ गया। लेकिन तभी कोई चिल्लाता है रुक जाओ वहीं पे, आखिर अब यहाँ पे कौन आने वाला है, आखिर क्या होगा, क्या चेन फेंग यहाँ से बदला ले पाएगा या फिर उसको कोई और रोक लेगा? ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस आगे होती है और उनको कहती है रुक जाओ, कहती है उन लोगों से दूर रहो। वो अपने मन में सोचती है क्या चेन जिन को यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है, इस लड़के ने आखिर ऐसा क्या किया है? वो चेन फेंग का बाप सोच रहा होता है हम बचा लिए गए हैं, वो एंशिएंट वॉरियर हुआ तो क्या हुआ, वो अथॉरिटीज के सामने कुछ भी नहीं है। वो लड़की बाजू में देखती है तो उसको दिखाई देता है वो एंशिएंट वॉरियर। वो सोचती है ये तो वही एंशिएंट वॉरियर है चेन फैमिली का, क्या इसको भी उस लड़के ने मारा है? एंसे अपना हाथ बढ़ाता है और उस चेन फेंग के बाप के सर को पकड़ लेता है और कहता है इस आदमी ने एक लड़की को हरास किया है और उस लड़की को बचाया और इस फॉरवर्ड को एक लेसन सिखाया, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। उसका बाप कह रहा होता है मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। तो पुलिस कहती है उसको जाने दो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। अब ना एमसी कहता है तुम एक लड़की हो लेकिन फिर भी तुम बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो, ये मेरा पर्सनल मैटर है तो जितना हो सके यहाँ से दूर रहो। वो लड़की सोच रही होती है ये लड़का पागल है, अगर ये ऑर्डिनरी फाइट भी हुआ तो हम पुलिस को इसको स्टॉप करना चाहिए ना। सिर्फ अपना बंदूक उसके ऊपर तान के कह रही है अपने हाथों को अपने सर के पीछे लो, ये मेरा सेकंड वार्निंग है। एमसी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमको पता नहीं चलता कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। लेकिन तभी उसके हाथ को पकड़ लेती है कोई, बहुत ही आसानी वो कहती है सॉरी एवरीवन, वो इस तरह का लड़का नहीं है। और फिर मिस सनी एमसी से कहती है रुक जाओ। एमसी कहता है आखिर क्यों? मिस सनी कहती है अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करने वाली। एमसी कहता है क्या सच में उनके लिए? मिस सनी कहती है एनीवे तुम्हें मेरा बात मानना ही पड़ेगा। फिर मिस सनी कहती है आप देख ही सकते हो मैंने जैसा कहा उसने मान लिया, तो प्लीज इसे शॉर्ट मत करना। एमसी कहता है आगे क्या करना है, क्या मुझे ये लोग पकड़ लेंगे? मिस सनी कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। अभी हम उनके साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे एक स्टेटमेंट लिखाने के लिए और उसके बाद से हमको छोड़ दिया जाएगा। एनीवे हमने जो किया वो हमारा डिफेंस के लिए था। और एमसी कहता है चाहे जो भी हो मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पुलिस स्टेशन का सीन। उस पुलिस वाली लड़की के पास उसका सोल्जर आगे होता है और कहता है कैप्टन हमने उस होटल सर्विलेंस वीडियो बहुत ज्यादा बार देखा और हमें लगता है कि उस वीडियो का एक पार्ट डिलीट कर दिया गया है और बाकी पार्ट में ऐसा दिख रहा है कि चेन फेंग अपने डिफेंस के लिए एक्ट कर रहा है। लड़की कहती है क्या उस वीडियो का पार्ट डिलीट कर दिया गया, लेकिन कौन सा पार्ट? सोल्जर कहता है मैम ये देखिए चेन जेंगो के द्वारा लाया गया वो बुढ़ा आदमी ये चेन से कॉन्फ्रेंट कर रहा है, लेकिन उसके अगले ही पल में वो बुढ़ा आदमी नीचे गिरा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ हमको कुछ भी पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं है। और लड़की कहती है अच्छा ऐसा है, हमने उस सीन में बहुत ज्यादा जल्दी आ गए थे। सरप्राइजिंगली इतना जल्दी उस वीडियो से एक पार्ट डिलीट कर दिया गया। मुझे पता लगता है उस लड़की का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लड़की कहती है जब ये एविडेंस इनसफिशिएंट है, यही
कैलकुलेट करेंगे कि ये सेल्फ डिफेंस है तो उसे जाने दो, तो उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। मिस सन कहती है तुमने देखा मैं सही थी ना, अच्छा हुआ हम बाहर आ गए, घर जाने के बाद अच्छे से नहाऊंगी ताकि मेरा बेड लग उतर जाए। एन से सोच रहा होता है चेन जेंग हुआ और चेन फेंग सनी के लिए एक हिडन डेंजर है, एक बार मैं जेंगजिंग सिटी छोड़ के चला जाऊं तो ये पक्का सनी के पीछे पड़ जाएंगे, तो मुझे उनसे निपटना ही पड़ेगा किसी टाइम। मैंने हमेशा उससे डेंजर को महसूस किया है। एनसी मिस सनी से कहता है आखिर तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो। मिस सनी कहते हैं मैं बस तुम्हें पूछना चाहती हूँ कि तुम कहाँ पे रहते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी घर पे। ईचेंग कहता है मैं अभी भी जेंगजिंग सिटी में आया हूँ और मेरे पास कोई भी घर नहीं है रहने के लिए, अगर मुझे आज रात के लिए घर नहीं मिलेगा तो मैं पार्क में सोने वाला हूँ। मिस सन शर्माते हुए कहती है क्यों ना तुम मेरे घर रुक जाओ, मेरे घर में एक खाली जगह है तो सही। वैसे ये बड़ा नहीं है लेकिन ये पार्क में सोने से तो अच्छा ही है। एमसी उसके चारों तरफ घूमने लगा और हंस के कहने लगा है मिस सन आपको डर नहीं लगता कि मैं आपके साथ कुछ गलत कर सकता हूँ या आप मुझे रिपे करना चाहते हो क्योंकि मैंने आपका हाथ बचाया है। मिस सन गुस्सा हो जाती है शर्माते हुए और कहती है ये तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम आ रहे हो या नहीं आ रहा मेरे घर। एमसी कहता है मैं आ रही हूँ। तभी हम देखते हैं वो पुलिस वाली लड़की वो सोच रही होती है उस डिलीटेड वीडियो की बात छोड़ दो, लेकिन चिन फैमिली का जो बॉडीगार्ड है वो रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस है और इस लड़के के द्वारा उन लोगों को हरा दिया गया, वो भी बहुत ज्यादा इजीली। मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे हेल्प ही चाहिए। तभी वो किसी को फोन लगाती है और कहती है सीनियर क्या आप मिशन में हैं, मैं माफी चाहता हूँ आपको परेशान करने के लिए, प्लीज उस वीडियो को देखिए और एनालाइज कीजिए और मुझे बताइए आखिर वो आदमी कौन है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ओरल माउंटेन्स ऑफ सर्बिया, वहाँ पे हवाएं चल रही होती है, वहाँ पे एक छोटा सा घर होता है, उस घर के अंदर एक आदमी कहता है आखिर क्या चल रहा है उसके साथ, जितना उसका फैमिली बैकग्राउंड है वो इस तरह का एक छोटे जगह में पुलिस की नौकरी कर रही है, ऐसा क्यों आके। और वो मुझे कभी कभी पूछती है कि मैं उसके लिए केस को सॉल्व करूँ। मैं येंकिंग, मैं ड्रैगन सोल हीट स्क्वाड का लीडर हूँ, मैं कोई एक ऑर्डिनरी पुलिसमैन नहीं हूँ, चलो छोड़ो उसे। ऐसा कह के वो अपने पावर से उस लेटर को अपने पास लेके आता है और कहता है चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ इस वीडियो को चेक करके। और वो उस वीडियो को देखने लेता है। इन बॉडीगार्ड के मूवमेंट्स को देखे ऐसा लग रहा है कि वो जरूर रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस है और वो लोग मिल के एक लड़के पे अटैक करते हैं, इतना ज्यादा सेमलेस है। फिर वो देखा है वो बॉडीगार्ड चारों तरफ बिखर जाते हैं, वो सोचता है क्या ये एक एंशिएंट वॉरियर है, नहीं ये एक ऑर्डिनरी एंशिएंट वॉरियर नहीं है। फिर वो उसको वीडियो को और अच्छे से देखने लेता है और कहता है मुझे कहते हुए डर लग रहा है लेकिन ये ग्रैंड मास्टर है। फिर वो अपना फोन को उठाते हैं और कॉल लगाते हैं और कहता है इस वीडियो में जो यंग मैन है मैं उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ। शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डाडो अपार्टमेंट ऑफ जंगचिंग सिटी। मिस सनी कहती है ये चिंग मेरा काम हो गया अब तुम नहा सका आराम से, बाथरूम यहीं पे पीछे है। एंस कहता है ठीक है। एमसी सोचता है इसको सच में कोई भी परवाह नहीं है, वो अंदर चला जाता है और वहाँ से पानी ऑन करता है और वहाँ पे नहाने लगता है। वो सोचता है 5 साल पहले मैं मास्टर के द्वारा बचा लिया गया था और मुझे लगता था ये मेरे लिए अच्छा हुआ है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये मेरे नाइटमेयर का बिगिनिंग था। पहले ही दिन मेरे मास्टर मुझे पिंजरे में बंद कर दिए, वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, और मुझे टाइगर से फाइट करना पड़ा जो कि बहुत दिनों से हंगरी था और आखिर में मैंने उसको हरा के सर्वाइव कर लिया। और उसी के बाद से मुझे उन्होंने सिखाया कि कल्टीवेट कैसे करते हैं। मुझे बहुत सारे डेंजरस प्लेस में लेके गए ताकि मैं एक्सपीरियंस को इकट्ठा कर सकूं। हमेशा डेस्परेट सिचुएशन को फेस करता था, हाउएवर मैं हमेशा सर्वाइव कर गया। जिस चीज मुझे सर्वाइव करने के लिए मदद की वो है एंडलेस एंगर और हेट्रेड। मैं उन सभी लोगों को ढूंढ लूंगा जो क्लाउड लेक विला के बैंक्वेट में पार्टिसिपेट किए थे, मैं उन सभी लोगों को मजा चखाऊंगा। तो कह के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस सनी कुछ खाने को प्रिपेयर कर रही होती है। वो सोचती है ओह नो मेरे पास तो ये चंग के लिए कुछ भी क्लीन कपड़े नहीं है, मुझे उसको कुछ कपड़े दिला देने चाहिए। लेकिन वेट मेरा गंदे कपड़े, ओह नो मैंने भूल गया, मैंने वहीं पे अपना अंडरवेयर छोड़ दिया है, उसे कैसे भी वो सब छुपाना पड़ेगा। और वो बहुत ज्यादा शर्माती हो जाती है बाथरूम में। वो कहती है ये चेन प्लीज बाहर मत आना, मैं कुछ लेना चाहती हूँ। एमसी दरवाजा खोल के कहता है क्या लेना है। मिस सन उसको देख के घबराने लगती है और कहती है मैं। एमसी कहता है कम से कम मुझे कपड़े तो पहन लेने दो। मिस सन बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है मैं जा रही हूँ बाहर। वो भाग के चले जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हें नंगा देखने का कोई इरादा नहीं था। और वो दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है और एक पिल्लो को पकड़ के सोचने लगती है मैंने कुछ नहीं देखा। उसे उसके दरवाजे के बाहर आ गया होता है, अंदर से यही आवाज आ रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। एमसी कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि आज रात वो अपने रूम से बाहर नहीं आने वाली है। चलो अच्छी बात है, मुझे भी कुछ काम करना है। हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चिन फैमिली का विला। वहाँ पे दोनों बाप बेटे बैठे होते हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। उसका बेटा कहता है पापा आप ऐसा इधर उधर घूमना बंद करो, ये मुझे डीजी फील करा रहा है। उसका बाप उसको एक चाटा लगा के कहता है तुम्हारी वजह से मिस्टर मिंग इतना ज्यादा इंजर हुए हैं और उसने अपने कल्टीवेशन बेस को खो दिया है। मिस्टर मिंग अभी डिजेबल हो गए हैं और तुम्हारा ग्रैंडफादर यहाँ पे अभी नहीं है, तो हमारा चैन फैमिली अभी डेंजर में है। डैड हम ग्रैंडपा के पास चलते हैं और उन्हें बाहर निकालते हैं। अगर ग्रैंडपा यहाँ पे होते ना, उस कमीने की इतनी औकात नहीं होती वो इतना ज्यादा हिम्मत दिखाए। उसका बाप कहता है अभी भी मुझे अनईजी फील हो रहा है, हमें जैसे भी हो उस कमीने को मारना ही पड़ेगा। तो हम कल सुबह वही माउंटेन को जाएंगे और तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलेंगे और उन्हें बोलेंगे कि वो बाहर आ जाए। तो वो चैन फेंग बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है बढ़िया, अभी ग्रैंडपा उस लड़के को जरूर पकड़ेंगे, मैं उसके हाथ पे तोड़ दूंगा और उसी के सामने सनी को टॉर्चर करूंगा बहुत ज्यादा। तभी एमसी वहां पे आ जाता है और कहता है सनी मेरी लड़की है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम उस पे नजर डालो। दोनों बाप बेटे उसको देख के डर जाते हैं और कहते हैं ये चंग। एजन वहां से गायब होके उनके सोफे पे आके बैठ जाता है और कहता है चलो इसके बारे में
बात करते हैं। उसका बेटा घबराते हुए कहता है, मिस्टर ये प्लीज हमें मत मारिए। एमसी कहता है, तुम थोड़ी देर पहले तो एरोगेंट बिहेवियर कर रहे थे। उसका बेटा अपने एमसी के पैरों में गिर जाता है और कहता है, मुझे आपको ऑफेंड नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान को बख्श दीजिए प्लीज। उसका बाप गुस्से में कहता है, हे बस हो गया, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा चैन फैमिली इतना ज्यादा वीक है? अगर मैं सच कहूँ तो हमारे फैमिली में भी एक ग्रैंड मास्टर है। एमसी कहता है, ग्रैंड मास्टर? क्या तुम चेन युआन ली के बारे में बात कर रहे हो, जो कि तुम्हारे चैन फैमिली को छोड़ के माउंटेन में चला गया था 10 साल पहले ताकि वो कल्टीवेट कर सके? चैन फेंग का बाप कहता है, मुझे पता है कि तुम एक एंशिएंट वॉरियर हो और तुम एंशिएंट वॉरियर का अपना ही रूल चलता है, लेकिन अगर तुम हमें मार दोगे तो तुम हमारा चैन फैमिली का ग्रैंड मास्टर का गुस्सा संभाल नहीं पाओगे और तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हंट किया जाओगे। तो चैन फेंग कहता है, हाँ पापा ने सही कहा, तो प्लीज कुछ सिली चीजें मत करना। एमसी गुस्से में कहता है, अच्छा ऐसा है? चैन फेंग कहता है, हाँ। तभी एमसी उसके गर्दन में मार के उसको काट देता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा और तुम्हें नहीं मारूंगा? वेल, क्या तुम्हें अब भी लगता है? चैन फेंग के बाप उसको देख के डर जाता है और कहता है, मेरा सन, लेकिन क्यों? लेकिन हम दोनों के बीच में तो कोई भी दुश्मनी नहीं थी। एमसी कहता है, कोई भी दुश्मनी नहीं थी? हाँ, कितना ज्यादा रिडिकुलस है। चेन जेंग वो, क्या तुम्हें याद है ई फैमिली के वो कपल जो कि क्लाउड लेक विला के बैंकेट में मारे गए थे 5 साल पहले? तुम्हें पता है तुमने क्या किया था उस समय? चेन फेंग का बाप कहता है, क्या तुम ये चिन्ह हो? तुम तो वही ई फैमिली का लूजर हो जो कि लेक में गिर गया था। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, तुम अभी तक कैसे जिंदा हो सकते हो? ये तो इम्पॉसिबल है। एमसी कहता है, तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताता हूँ। एक्चुअली मैं एक एंशिएंट वॉरियर नहीं हूँ, मैं एक कल्टीवेटर हूँ। तुम्हारे नजरों में ये सो कॉल्ड एंशिएंट वॉरियर स्ट्रॉन्गेस्ट है इस दुनिया में, लेकिन मेरे जैसे कल्टीवेटर्स की नजरों में अगर तुम्हारे पास ग्रैंड मास्टर का सपोर्ट हो या फिर तुम्हारे पास पूरा का पूरा सेक्ट का ही क्यों ना सपोर्ट हो, मैं तुम्हें एक ब्लो में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ऐसा कह के वो उसके बाप को जमीन पे दे के मारता है और वहीं पे उन दोनों का लाइफ खत्म हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वही माउंटेन, वहीं पे हम देखते हैं चेन फैमिली का चेन युआन ली, वो कल्टीवेट कर रहा होता है और उसके मुंह से खून की वो उल्टी करने लगता है। वो सोचता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? जेंगो और फेंग मारे गए? आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे फैमिली मेंबर्स को मार रहा है और मेरा 10 साल का फाउंडेशन को खत्म कर दिया? मैं चेन युआन ली, मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हारी मर्डर कर दूंगा और तुम्हें चीर फाड़ दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किसी बिल्डिंग के अंदर, वहाँ पे एमसी बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो आंख खोलता है, उसके मुंह से एक काला सा धुआं निकलता है। एमसी कहता है, उस जगह के मुकाबले यहाँ के क्यूआई बहुत ही ज्यादा थिन है। अगर मैं नेक्स्ट लेवल को रीच करने के लिए कल्टीवेट करूँ तो मुझे जरूर कुछ पिल ले लेना चाहिए। बस मेरे पास एक ही वीक बचा है मेरे पेरेंट्स के डेथ एनिवर्सरी आने के लिए, तो मैं उन्हें देखने के लिए टियांगडंग माउंटेन जाऊंगा। ये ब्लैकस्टोन मेरे डैड के द्वारा मुझे दिया गया था मेरे 11th बर्थडे पे। उन्होंने कहा था ये फैमिली का हेडलूम है, लेकिन मैं इस पत्थर से कुछ स्पेशल फील नहीं कर पा रहा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि एक ऑर्डिनरी स्टोन है। फिर वो देखता है और कहता है, यहाँ पे तो कुछ लिखा है इस पत्थर में। हम देखते हैं उस पत्थर में लिखा आता है कि तुम्हारा खून यहाँ पे ड्रॉप करो। तो एमसी कहता है, ये थोड़ा सा मिट गया है, लेकिन क्या मुझे यहाँ पे अपना ब्लड डालना पड़ेगा? फिर वो अपना ब्लड डालता है और देखता है एकदम शौक में, और वो कहता है, मुझे तो बहुत ज्यादा डिजी फील कर रहा है, मैं और ज्यादा संभाल नहीं सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक कब्रिस्तान को, वहाँ पे एमसी गिरा हुआ होता है। वो अपने सर को पकड़ के उठता है और कहता है, आउच, मेरा सर दर्द कर रहा है, ये काला काला धुआं क्या है? फिर वो किसी चीज को देख के एकदम हैरान हो जाता है और कहता है, क्या रीइंकार्नेशन सिमेटरी? आखिर ये जगह क्या है? फिर वो कुछ महसूस करता है, उसके चारों तरफ का कवर से शॉर्ट्स हवा में उठने लगता है और एमसी की तरफ पॉइंट करने लगते हैं। हम देखते हैं घोस्ट को, जो कि कहता है, तुम बस लेटेस्ट स्टेज ऑफ एर्थ रेलम पे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ कि तुम रीइंकार्नेशन सिमेट्री में आओ? तुम तो वीकेस्ट टॉमस्टोन में भी कोई ऑब्सेशन ट्रिगर नहीं कर सकते। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ। फिर एमसी की आंख खुल जाती है और वो हाँपते हुए अपने बेड से उठ जाता है और कहता है, वो पत्थर, क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये एक एंशिएंट मैजिक ट्रेजर है जिसके बारे में मुझे मेरे मास्टर ने बताया था? उस घोस्ट के कहने के मुताबिक अगर मैं कुछ सर्टेन रेलम पे पहुंच जाता हूँ तो मैं ऑब्सेशन को ट्रिगर कर सकता हूँ, है ना? शायद हो सकता है। मैंने देखा कि वहाँ पे 100 से भी ज्यादा रीइंकार्नेशन टॉमस्टोन्स था उस सिमेट्री में, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वहाँ पे 100 से ज्यादा मास्टर्स हैं। भाई हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? गोकू है, आयरन मैन है, डोरेमोन है, पिकाचू है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है। भाई 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 क्या चल रहा है इधर? फिर तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और कहता है, ये चिंग, क्या तुम उठ गए? ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तुम जल्दी नीचे आ जाओ वरना ये ठंडा हो जाएगा। एमसी कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वो रीइंकार्नेशन सिमेट्री के बारे में सोचने लगता है। वो नीचे आगे होता है मिस सानी के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम देखते हैं मिस सानी ने अच्छा खाना बनाया होता है। एमसी कहता है, मिस सानी, आप मुझे इतना ज्यादा अच्छा ट्रीट कर रहे हो, मुझे तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से छोड़ के जाऊँ। ये कैसा होगा? अगर मैं आपका नौकर बन जाऊँ तो मैं यहाँ का बर्तन साफ कर दूंगा, तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा और मैं तुम्हारे बेड को भी गर्म कर दूंगा विंटर में। मिस सानी कहती है, क्या मेरे बेड को गर्म करोगे? क्या तुम मेरे ऊपर दया कर रहे हो? तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं है, मेरे फ्लोर में हीटिंग लगा हुआ है पहले से। लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ पे तुम रह सकते हो, लेकिन पहली बात, अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो तुम्हें हर महीने मुझे रेंट देना पड़ेगा, और सेकंड, तुमको यहाँ का हाउस वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? एमसी घबरा के कहता है, क्या रेंट? मेरे पास तो कोई भी पैसा नहीं है। मिस सनी कहती है, क्या कोई पैसा नहीं है? क्या वो बस घर में पड़ा रहना चाहता है क्या? फिर एमसी
एक नैपकिन को उठाता है और वहाँ पे कुछ लिखने लगता है और वो मिस सानी को देता है। वहाँ पे लिखा होता है इन्फीरियर अगर्सिया पिल। वो मिस सानी से कहता है ये लो, ये है इन्फीरियर अगर्सिया पिल का फॉर्मूला। दो ये इन्फीरियर है लेकिन ये एक लिस्टेड कंपनी को सपोर्ट करने के लिए इनफ है, तो इसको मेरे रेंट के हिसाब से ले सकते हो। मिस सानी कहते क्या ये एक लिस्टेड कंपनी को सपोर्ट कर सकता है? क्या तुम्हें पता भी है एक लिस्टेड कंपनी क्या है? एमसी कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है, हमें ग्रुप का कोर बिजनेस कॉस्मेटोलॉजी है ना। ये फॉर्मूला जाके तुम टेक्निकल डिपार्टमेंट में दे सकते हो तो उनको ये पता चल जाएगा कि ये क्या है। ये फॉर्मूला कम से कम $1.5 मिलियन का होगा। तभी सानी के फोन में मिस शाहरुख की कॉल आती है। वो फोन उठा के कहते क्या मिस सिया? एमसी भी सोचता है क्या शाहरुख से? मिस सानी शाहरुख से बात करती है और कहती है क्या एक एस लेवल का मीटिंग? ओके ठीक है मैं जल्दी वहाँ पे आती हूँ। फिर मिस सानी एमसी से कहता है मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, तो मैं तुम्हारे ब्रैगिंग को सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है अभी के लिए, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम एक जॉब फाइंड कर लो और दिन में सपना देखना बंद करो। एमसी सोचता है मैंने सुना था कि चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन अभी पॉपुलर नहीं है, तो मैंने जैसे सुना था वो सच है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक मार्केट को। वहाँ पे कोई बंदा कह रहा होता है मैं मुर्दे को भी जिंदा कर सकता हूँ मिरेकल क्योर के द्वारा। मैं मेरे ओपनिंग को सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगा मेरे हर आइटम के लिए, और मैं तुम्हारे क्योर का गारंटी देता हूँ मैं सारा डिजीज के क्योर कर सकता हूँ, और मेरा फीस स्टार्ट होता है $15,000 से। अगर मैं आपको क्योर नहीं कर सकता तो मैं कोई भी चार्ज नहीं लूंगा। सभी लोग बात कर रहे होते क्या $15,000? क्या ये पागल हो गया है? नहीं नहीं वो तो पागल नहीं है, वो दिन में लूटना चाहता है, चलो पुलिस को कॉल करते हैं। एमसी सोच रहा होता है क्या वो लोग पुलिस को बुला रहे हैं, लगता है मुझे किसी और जगह पे जाना पड़ेगा। तभी कोई कहता है एक्सक्यूज मी सभी लोग प्लीज हट जाइए। हम देखते हैं एक लड़की, वो कहती है हे तुम क्वाक डॉक्टर प्लीज मेरे साथ आओ। नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक महल का सीन। वहाँ पे कोई कहता है चलो हम यहाँ पे आ गए। हम देखते हैं एमसी और वो छोटी लड़की एक जगह पे आ गए होते हैं और वो लड़की कहती है ये मेरा घर है। एमसी सोचता है वाओ ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर वो उस लड़की से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मिस, मैंने प्रॉमिस किया था मैं उस पेशेंट को क्योर कर दूंगा, मतलब ठीक कर दूंगा। वो लड़की कहती है नहीं नहीं तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पे कोई आदमी को ट्रीट करने के लिए नहीं लाया। एमसी कहता है तो आखिर तुमने मुझे यहाँ पे लाया क्यों है? वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है मेरा नाम है सिन मिंगजिया, मैं यहाँ पे तुम्हें इसलिए लाई हूँ क्योंकि तुम झूठ बोलने में माहिर हो। एमसी कहता है मैंने आपको बोला मैं नकली डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास आपके साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है मिस सेन, तो प्लीज आप किसी और को ढूंढ लीजिए। वो लड़की अपना कार्ड निकाल के कहती है ये लो ये कार्ड, इसमें $15,000 है। एमसी फटाक से हाथ बढ़ाता है और कहता है मिस सेन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए आग या पानी में भी चल सकता हूँ। वो लड़की कहती है मेरी डैड बहुत ही ज्यादा बीमार है और डॉक्टर ने बोला है कि वो कुछ दिनों में मरने वाला है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप में है और मुझे ये डर लगता है कि अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो उसके बाद मेरी मम्मी भी जिंदा नहीं रहेगी, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम एक टाविस्ट बनने का नाटक करो और मेरे पापा को यहाँ से ले जाओ और ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम उनको एक माउंटेन में लेके जा रहे हो ट्रीटमेंट के लिए। मैं ये बिलीव करती हूँ कि मेरी मॉम ये एक्सेप्ट कर लेंगी कि मेरी डैड अब नहीं रहे इस दुनिया में और कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। एमसी सोचता है आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, इस तरह का प्यार दिखाना भी सही नहीं है, लेकिन मैं स्टोरी को फिर से लिख सकता हूँ। फिर वो लड़की को कहता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सक्सेसफुली इस चार्ज को कंप्लीट करूंगा। वो लड़की कहती ग्रेट, तो मैं तुम पे बिलीव कर रही हूँ और मैं अभी पुलिस नहीं बुलाने वाली। अगर तुम इसमें एग्री नहीं करते तो मैं प्लान बनाई थी कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी। एमसी कहता क्या पुलिस? फिर वो घर के अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पे उनके एक सर्वेंट कहती है मिस सेन आप वापस आ गए। मिस सेन आखिर आप एक स्ट्रेंजर्स को बाहर से क्यों लेके आई है? मिस सेन कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे एक फ्रेंड है जो की मदद करने के लिए आए हैं। फिर वो एमसी से कहती है याद रखो मैंने क्या कहा था, मेरा एक्सप्रेशन को अच्छे से देखना ठीक है? एमसी कहता है ठीक है। फिर वो एमसी को अपने डैड के पास लेके चलती है और कहती है डैड मैं मेंगजिया हूँ और मैं यहाँ पे आ गया हूँ आपके पास। एमसी कहता है इसको देख के लग रहा है कि वो सही हालत में नहीं है। फिर वो अपना एबिलिटी इस्तेमाल करता है और कहता है इसको देख के लग रहा है कि वो नरक जाने के लिए आधे रास्ते में है और मॉर्टल मेडिसिन इनको कभी भी बचा नहीं सकती। डेथ ऑरा इनके पूरे चेस्ट में फैल गया है, अगर ये सर तक पहुंच गया तो इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। फिर वो लड़की एमसी से कहता है लास्ट मंथ मेरा डैड सेन हाई हुआ एडवांस लॉन्ग कैंसर से डायग्नोस्ड हुए। इवन दो हमने बेस्ट हॉस्पिटल भेजे वो भी अब्रोड में, फिर भी अभी तक वो थोड़ा सा भी बेटर फील नहीं कर पाए। और उसके बाद हमने डॉक्टर क्यूआई जो कि कैपिटल में रहते हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए बुलाए और कल वो यहाँ पे आके बोले कि मेरा डैड आज मरने वाले हैं। तो प्लीज मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम इसे एक सीक्रेट की तरह रखो और प्लीज मेरे मम्मी को पता लगने मत देना। वो एमसी का हाथ पकड़ के ये सब कह रही होती है और कहती है प्लीज अगर ऐसा तुम करोगे तो मैं तुम्हें पे करूंगी। फिर हम देखते हैं दो लोग वहाँ पे आगे होते हैं और कहते हैं मेंगजिया तुम यहाँ पे आगे। लड़की कहती है मम्मी, उसकी मम्मी
मम्मी रो रो के कह रही होती है, मेंगजिया डॉक्टर क्यों ने मुझे बोला है कि आज तुम्हारे पापा मरने वाले हैं, क्या ये सच है? आखिर मैं हाईवे के बिना कैसे रो सकती हूँ? और वो ऐसा कह के रोने लगती है। मेंगजिया मन में सोचती है, डॉक्टर क्यों प्रॉमिस किए थे कि ये बात मेरी मम्मी को नहीं बताएंगे, आखिर उन्होंने मुझे धोखा कैसे दिया? तभी हम देखते हैं एक येलो वाला लड़का मेंगजिया से कहता है, तुम्हें हॉनेस्ट रहना चाहिए, इंसान के लिए डेथ एक नॉर्मल चीज है, आखिर तुम अपने मॉम को धोखा कैसे दे सकती हो? हम देखते हैं उस लड़की को, वो होता है सेन मेंगलोंग ऑफ सेन फैमिली। मुझे लगता है ये उसकी भाई होगा। वो लड़का कहता है, मैंने सारा चीज अरेंज कर दिया है और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ मैं डैड को ग्रैंड फ्यूनरल दूंगा। वो लड़की कहती है, मेंगलोंग आखिर तुम्हें कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना मम्मी की हालत खराब है। वो लड़का कहता है, मॉम चेयर अप, पापा को अभी बहुत बड़ा बीमार है और मरना उनको रिलीफ दिलाएगा, मुझे इससे बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, मैं अपने बाप को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। तो तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, जब मैं इस फैमिली को टेक ओवर कर लूंगा तो मैं आपको और मेंगजिया का अच्छा ख्याल रखूंगा। मेंगजिया की मम्मी बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारे फादर के बिना नहीं जी सकती, अगर तुम्हारे फादर मर जाएंगे तो मैं भी उनके साथ मर जाऊंगी। लड़की भी अपनी मम्मी को दिलासा दे रही होती है। एमसी सोचता है, अच्छा ऐसा है, मैं देख सकता हूँ कि सेन हाइवा जब मर जाएगा तो उसका इनहेरिटेंस अपने फैमिली में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उसके बेटे में और उसकी बेटी में और उसकी वाइफ में। और ये लड़का कोशिश कर रहा है कि वो उसकी मम्मी को गुस्सा दिलाए और उसको मार दे ताकि ये ज्यादा हिस्सा ले सके। मेंगजिया गुस्से में कहती है, पापा अभी बीमार है और तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम काइंड हो, तुम बस मम्मी को गुस्सा दिला रहे हो ताकि वो मर जाए और तुम्हें ज्यादा पैसे मिल सके, तुम सन ऑफ ए बिच। वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है, बिच आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुमने मुझे गाली दिया, आखिर मैं उनको क्यों रोकूं? अगर उनको मरना है तो वो आराम से मर सकते हैं, अगर तुमने मुझे दोबारा कर्ज किया तो मैं तुम्हारे मुंह को फाड़ दूंगा। तभी एमसी उसके मुंह में एक मुक्का मारता है और कहता है, तुम्हारा पापा अभी तक नहीं मरे हैं तो आखिर इतना जल्दी में क्यों हो तुम? वो डॉक्टर और उसकी मम्मी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, मेंगलोंग। वो डॉक्टर गुस्सा हो जाता है, कहता है, आखिर तुम हो कौन? मिस्टर सेन जल्द ही इस सेन फैमिली का हेड बनने वाले हैं। फिर एमसी हाथ उठा के कहता है, मुझे $1.5 मिलियन दे दो और मैं उसे ठीक कर दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो चारों लोग नीचे आ गए होता है। मेंगजिया की मम्मी उनसे कहती है, मेंगजिया क्या वो लड़का तुम्हारे फादर को बचा सकता है? मेंगजिया कहती है, मॉम आप चिंता मत करिए, मैं उस चेन फेंग को बहुत ज्यादा लंबे समय से जानती हूँ और उसके पास सुपर मेडिकल स्किल्स है, तो मुझे पक्का लगता है कि वो पापा को बचा लेंगे। और वो मन में सोचने लगती है, डैम स्कैमर, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुआ, वो $1.5 मिलियन हमें मांग रहा है, लेकिन अभी के लिए मैं उसी पे भरोसा कर सकती हूँ। मेंगजिया के भाई कहता है, आखिर तुमने पापा की प्रॉपर्टी लेने के लिए एक फ्रॉड को हायर किया है, मैंने बोला ना डैड का इलनेस कभी भी क्योर नहीं किया जा सकता, अगर पापा को कुछ भी हो गया तो तुम्हें पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा उनके पैसों से, और मैं उस कमीने को जेल भिजवा के ही रहूंगा। वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं उन्हें डैड को ट्रीट करने के लिए मौका दूंगा, अगर डैड मर गए तो ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। मेंगजिया उससे कहती है, तुम अपने मुंह को देखो लूजर, तुम्हारा मुंह फूल गया है। हम देखते हैं अंदर का सीन, उसके डैड के पास एमसी खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है, तुम लकी हो कि तुम मुझे मिल गए, वो भी सही टाइम में। लकीली मेरे मास्टर के द्वारा सिखाया गया मेडिकल स्किल काफी होंगे ताकि मैं तुम्हें हेल से बचा के वापस ला सकूं। हेवन, अर्थ, डीमंस एंड मॉन्स्टर रेजरेक्शन फॉर्मेशन, ऐसा कह के वो एक फॉर्मेशन को बना लेता है और कहता है राइज। तो वो बुढ़ा हवा में उड़ने लगता है और उसके मुंह से वो ब्लैक कलर की डेथ की ऑयल निकलने लगती है। वो एक मॉन्स्टर के रूप में उधर से बाहर निकल गया होता है। एमसी मन में सोचता है, उसने तो अपने अंदर डेथ ऑरा को भी डेवलप कर लिया है और उसके सारा मेरिडियंस ब्लॉक हो गए हैं, ऐसे तो उसको मर जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी एक मेरिडियन ऐसा है जो कि ब्लॉक नहीं हुआ है, अगर ये कनेक्टेड है तो शायद मैं उसके लाइफ को बचा सकता हूँ, और वो मेरिडियन है द मेरिडियन ऑफ यंग। फिर वो फिर से वो फॉर्मेशन इस्तेमाल करके कहता है राइज। तो उसके बॉडी से और डेथ ऑरा बहुत ज्यादा गुर्रा रहा होता है। एमसी कहता है, डेथ ऑरा को तोड़ दो और कनेक्ट हो जाओ। तभी उसके बॉडी से डेथ ऑरा डिसअपियर होने लगती है और वो अपने बेड में गिरता है। और एमसी कहता है, लोगों को मारने से ज्यादा उन्हें बचाना डिफिकल्ट है, मुझे नहीं लगा था कि इसको बचाने के चक्कर में मुझे इतना ज्यादा पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा, लगता है मुझे और भी ज्यादा हार्डली कल्टिवेट करना ही पड़ेगा। फिर वो बाहर आ जाता है और कहता है, मेरा काम हो गया, वो जल्द ही उठने वाला है। मेंगजिया कहती है, तो इसे पैसे दे दो। उसकी मम्मी रोते हुए खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में हाई हुआ अभी उठने वाला है? एमसी कहता है, हाँ आप अंदर जाके देख सकते हैं और उसके बाद मुझे पैसे दे दीजिएगा। मेंगजिया की मम्मी खुश होकर कहती है, ये बढ़िया बात है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये लो आपका मनी इस कार्ड में है और इसका पासवर्ड 000000 है। लेकिन तभी मेंगजिया का भाई आके उस कार्ड को छीन लेता है और कहता है, रुको मॉम उठ जाओ, डैड अभी कैंसर का लास्ट स्टेज में है, आखिर वो कैसे ठीक हो सकता है? मेंगजिया का भाई एमसी से कहता है, लड़के तुम इतना ज्यादा इजीली इस पैसे को नहीं ले सकते, एटलीस्ट हमें देखने तो दो कि रिजल्ट कैसा आया है। फिर एमसी उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो मेंगजिया का भाई कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? एमसी कहता है, ये मेडिकल फीस मैं डिजर्व करता हूँ और उसके अलावा वो आदमी जल्द ही उठने वाला है, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ कि वो 3 दिन तक ही जी पाएगा। और ऐसा कह के वो उसके हाथ को मरोड़ देता है और वो मेंगजिया का भाई दर्द से कराने लगता है और कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। एमसी कहता है, मैं अभी इस पैसे को लेके जा रहा हूँ, 3 दिन बाद मेरे पास आ जाना, अगर तुम्हारे पास मेरा मेडिसिन नहीं होगा तो इस दुनिया में कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा। और मेंगजिया का भाई कहता है, डैम इट, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुआ, उसने मुझे मारा और सारा पैसा ले गया, मैं पुलिस को बुलाऊंगा और उसे
मार दूंगा। तभी वो डॉक्टर कहता है, डोंट वरी मिस्टर शन, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, मैं उन्हें पूछूंगा और इन सब से निपटने के लिए बोलूंगा। तभी मेंगजिया साइड में दिखती है तो मेंगजिया का डार्ट चल के बाहर आ गया होता है। सभी लोग उनको देख के एकदम हैरान हो रहे होते हैं। उसका बेटा सोच रहा होता है आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या ये इंसान है या फिर कोई घोस्ट है, आखिर इस तरह का एडवांस कैंसर वाला पेशेंट कैसे सर्वाइव कर सकता है। उसका बाप बाहर आके कहता है आखिर कहाँ पे है वो डॉक्टर, आखिर कहाँ है वो डॉक्टर, और उसके फैमिली से कहता है डार्लिंग मेंगजिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने उस डॉक्टर को इन्वाइट करके बहुत ज्यादा अच्छा किया, उस डिवाइन डॉक्टर की वजह से मैं अभी बहुत ज्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। उसकी मम्मी कहती है हाय वाह आप उठ गए। उसका बाप उसके बेटे को कहता है सन मेंगलोंग, तुमने रिसेंटली बहुत कुछ किया है। वो सन मेंगलोंग कहता है मुझे यही सब तो करना चाहिए था, मैंने जो भी किया अपने फैमिली के लिए किया है। उसका बाप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सच में नहीं पता मेरे इलनेस के दौरान तुमने क्या क्या किया है। अभी से मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम्हें मेरे से एक फूटी कोड़ी तक नहीं मिलेगी। उसका बेटा कहता है नहीं पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। उसका पापा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम कमीने, अगर तुम उस डिवाइन डॉक्टर को नहीं ढूंढ पाए तो मैं पक्का तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हुआमे ग्रुप में, वहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं हुआमे ग्रुप का स्टॉक का प्राइस गिर रहा है धीरे धीरे, हम बहुत ज्यादा ट्रबल में है। तो दूसरा बंदा कहता है हाँ हम अभी डिफिकल्ट टाइम फेस कर रहे हैं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और वो ओरल लिक्विड एक अमेजिंग इफेक्ट दे रहा है, अगर अभी भी हम एक नया प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर पाए तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। तभी मिस सानी अपने मन में सोच रही होती है आखिर मैं क्या करूं। वीडियो आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिस सिनी मीटिंग में बैठी होती है। वो अपने मन में सोचती है अरे मेरा सीने में कुछ तो खुजली जैसा हो रहा है। फिर वो अपने सीने में हाथ लगाती है और कहती है ये तो ई चिंग के द्वारा लिखे गए नोट है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है। ऐसा सोच के वो शर्मा जाती है और वो नोट को बाहर निकाल लेती है और सोचती है आगे इसने मेरे बैग के अंदर ये सब कब डाला है। वो छोड़ो, ई चिंग ने कहा था कि ये फॉर्मूला $1.5 मिलियन का वर्थ है। तभी हम देखते हैं कोई अपना हाथ बढ़ा के उस नोट को वहां से चुरा लेता है। वो लाल ड्रेस में एक लड़की होती है, वो कहती है जरा मैं भी तो देखूं आखिर तुमने अपने ब्रा के अंदर क्या छुपाया है। मिस सनी कहती है क्या सुना, वो सुना कहती है क्या इन्फीरियर अग्रेसिव है, आखिर ये क्या है। मिस सनी कहती है सुना ये मुझे दे दो जल्दी। वो लड़की सुना कहती है इंटरेस्टिंग, क्या तुमने इसे एक फ्रॉड से लिया है, तुमने तो इसे एक ट्रेजर जैसा संभाल के रखा था। और वो मिस सनी को मॉक करते हुए कहती है क्या तुम इसे लेने के लिए उस फ्रॉड के साथ रातें गुजारी है। मिस सनी कहती है सुना हर औरत तुम्हारी जैसे वल्गर नहीं होती, तो मेरा चीज मुझे दे दो। और सुना कहती है चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ ऐसे कचरे में फेंक के। और ऐसा कह के उस पेपर को वो बहुत ज्यादा टुकड़ों में बांट देती है, जिससे कि मिस सनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हो, अपना लिमिट क्रॉस कर रहे हो सुना। और वो उसे धक्का दे देती है और कहती है इवन दो ये बस एक पेपर है लेकिन ये मेरा चीज है। वो सुना कहती है सनी क्या तुम पागल हुई हो, आखिर तुमने मुझे हिट कैसे किया। मिस सनी कहती है सुनना मैं तुम्हें बहुत समय से झेल रही हूँ। बाकी सब लोग देख के सोच रहे होते हैं अरे यार फिर से शुरू हो गया इन लोगों का। मिस सनी कहती है अगर ये कचरा भी हो तो मैं इसे फेंकूंगी, ये मेरा चीज है, तुम्हारा काम नहीं है। तो मिस सनी कहती है कुतिया तुम्हारा हिम्मत कैसे, तुमने मुझे धक्का दिया बस एक पेपर के लिए। मिस सनी कहती है आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरा पेपर फाड़ने के लिए। सुना कहती है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। दोनों भी बहुत ज्यादा झगड़ रहे होते हैं, तभी दरवाजा खुलता है और कोई कहता है हे रुको ना आर्ग्यू करना बंद करो, ये मीटिंग जल्दी शुरू होने वाला है। सनी सुना ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। हम देखता है हुआमे ग्रुप का सीईओ मिस शाहरुख से, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। सनी और सुना उनको देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते क्या मिस शाहरुख से तो बहुत ही ज्यादा एकदम आग बबूला हो जाती है गुस्से में। और वो सभी लोगों को कहती है मैं बिलीव करती हूँ कि तुम सब लोग को पता है कि आज क्या मीटिंग होने वाला है। वो कहती है कि दूसरी कंपनी अभी एडवांस और लिक्विड प्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन हमारे कंपनी का प्रोडक्ट इतने सालों में थोड़ा सा भी इन्हांसमेंट नहीं हुआ है। तो सभी लोग कहते हैं क्योंकि लेकिन तभी मिस शाहरुख से अपना हाथ टेबल पे मारती है और कहती है 3 साल हो गए हमारे हुआमे ग्रुप का ब्यूटी प्रोडक्ट कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। R&D डिपार्टमेंट मुझे बताओ क्या तुम अपने ओल्ड प्रोडक्ट के साथ ऐसे ही चलते रहोगे, क्या तुम ऐसे ही प्रोडक्ट को बेचते रहोगे हमेशा के लिए। R&D डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं मिस या ऐसा नहीं कि हम मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन हमारा ब्यूटी इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है और मैंने सारा जितना भी एग्जिस्टिंग फार्मूलास है मैंने सारा स्टडी कर लिया, लेकिन कोई भी बेटर अल्टरनेटिव फार्मूला फाइंड नहीं कर पाया मैं। हमने बहुत खर्चा किया पूरा दुनिया का फार्मूला को ढूंढने के लिए, लेकिन दुनिया में एंशिएंट टाइम से बहुत ज्यादा कम ब्यूटी फार्मूलास है। हमने काउंटलेस एंशिएंट बुक पढ़ा लेकिन एक भी सूटेबल चीज फाइंड नहीं कर पाए। मिस शाहरुख से कहती है मुझे पता है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए फार्मूला बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली रेयर है। और वो अपने मन में सोचने लगती है मैंने 5 साल लगा दिए ब्यूटी इंडस्ट्री का लार्जेस्ट ग्रुप बनने के लिए, ताकि मैं मेरे पेरेंट्स के द्वारा फोर्सफुली जो मैरिज किया जा रहा है उसको मैं रोक सकूं। क्या मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, क्या मुझे इस करियर को गिव अप करना पड़ेगा और शादी करना पड़ेगा। मिस शाहरुख से अपने एम्प्लॉय से कहती है ये बस एक ब्यूटी प्रोडक्ट का फार्मूला है तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तो अपना मुंह उदास मत करो। सुना कहती है मिस सान के पास बहुत ज्यादा फार्मूला है, वो एक अगरशा पिल नाम का
फार्मूला पकड़ी थी तभी तभी वो R&D डिपार्टमेंट के लोग शौक हो जाते हैं और मन में सोचते हैं क्या आयशा पिल, ये तो बहुत ज्यादा पहले ही खो गया था। तभी वो R&D डिपार्टमेंट का बंदा कहता है मिस सिया, अगर मिस सान के पास सच में ये फार्मूला है तो हमारा कंपनी जल्द ही आगे बढ़ेगा। मिस सिया रुक से खुश हो जाती है और कहती है सनी, क्या तुम्हारे पास सच में आयशा पिल का फार्मूला है? मिस सनी उठती है और कहती है नहीं, बस इस पेपर में किसी ने ड्रॉ किया था बस। मिस सिया रुक से कहती है तो मुझे दिखाओ वो पेपर। मिस सनी कहती है वेल सॉरी मिस सिया, ये मेरे फ्रेंड के द्वारा लिखा गया था लेकिन ये अभी टुकड़े टुकड़े हो गया और कचरा बन गया है। तो बाकी लोग सोचने लगते हैं क्या ये बस एक नैपकिन पे लिखा हुआ था, क्या ये सच में आयशा पिल का फार्मूला है? सनी मन में खुश होने लगती है और कहती है तुम मिस सिया रुक को बुद्धू बना रही हो तो तुम्हारा जल्द ही बुरा हाल होने वाला है। तभी वो R&D डिपार्टमेंट का बंदा कहता है रुको, ये फार्मूला ये तो सच में रियल है, मैंने देखा, सुना ने इसको फाड़ दिया था। ये फार्मूला हमारे कंपनी का फ्यूचर डिसाइड कर सकता था लेकिन उस कमीनी कुतिया ने इसको फाड़ दिया। कमीनी कुतिया? मिस सनी सोचते हैं सच में, मुझे भी नहीं पता था ये सब। आदमी कहता है सुना, अभी तुम इस कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहोगे, दफा हो जाओ यहाँ से। अगर ये फार्मूला पहले जैसा वापस नहीं मिल पाया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मिस सना कहती है मिस सिया, मुझे नहीं पता था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं लगा था कि ये रियल फार्मूला होगा और मैं इसे फाड़ना नहीं चाहती थी। R&D डिपार्टमेंट का बंदा एकदम ये आजाद बन के कहता है पहले हमारा जो कंपनी का प्रोडक्ट था, ब्यूटी प्रोडक्ट, वो आयशा पिल का फार्मूला के द्वारा बना था लेकिन ये कंप्लीट नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तब कंप्लीट फार्मूला नहीं था, लेकिन एक बार अगर हम इस पेपर को रजिस्टर कर लेते हैं तो हम जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। मिस सेरोक्सी कहती है सभी लोग मिस सान की मदद कीजिए ताकि वो इस पेपर के फ्रेगमेंट को कलेक्ट कर सके, हमें जैसे भी हो इस फार्मूला को रिस्टोर करना ही पड़ेगा। मिस सान सोचने लगती क्या सानी का फार्मूला सच में रियल था, लेकिन ये सच नहीं हो सकता, कितना कोइंसिडेंस है। तभी मिस सेरुक से सुना को आवाज देती है सुना। सुना एक तो भाई एकदम फट जाती है और कहते हैं हाँ मिस सिया। मिस सिया को समय कहती है ऐसा लग रहा है कि वो फार्मूला रियल था, ग्रेट, लेकिन आखिर कौन इडियट था जिसने उस पेपर को फाड़ डाला? इतना इंपोर्टेंट फार्मूला को आखिर कौन से इडियट ने फाड़ा है? फिर वो कहती है सुना, जबकि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो मैं तुम्हें सेल्स पर्सन का काम पे असाइन करने वाली हूँ। मेरा एक लेटेस्ट स्टोर पे है जहाँ पे की एक सेल्स पर्सन की जरूरत है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रात में एक बिल्डिंग में, वहाँ पे कोई कहती है ये चेंग मैं घर पे वापस आ गया हूँ। हम देखते हैं सनी घर आ गई होती है और कहती है क्या तुम घर पे हो ये चेंग? वो देखती है और सोचती है क्या वो यहाँ से चलेगा? हाँ अभी याद आया, मैंने सच में सोचा नहीं था कि वो फार्मूला रियल होगा। क्या वो कुछ टाइम के लिए वापस नहीं आएगा या वो परमानेंट के लिए यहाँ पे वापस नहीं आएगा? वो बहुत सारे मर्दों को एक साथ डिफीट कर सकता है और उसने तो मेरे लिए एक प्राइसलेस फार्मूला भी इजीली लिख के दिया था। और वो घबराने लगती है और कहती है मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, लेकिन आखिर मैंने एक स्ट्रेंजर को मेरे घर पे रहने क्यों दिया भाई? मैं कितना ही ज्यादा इंसेन हूँ। हाँ उसका फार्मूला रियल है पर फिर भी। फिर वो सोफे पे बैठ के सोचने लगती है क्या ऐसा हो सकता है कि ये जिंग एक मिस्टीरियस कैपेबल मैन है और जब मैं उसका आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लूंगी तो वो यहाँ से चला जाएगा। तभी हम देखते हैं अपना ई चेंग हाथ बढ़ाता है और कहता है व्हाट्सअप, मैंने सुना तुम मुझे बुला रही थी। भाई अपना मिस सानी की एकदम फट जाती है, पीछे मुड़ती है और कहती है ये चेंग अगर तुम कब वापस आए? ई चेंग कहता है मैं बस थोड़ा सा काम करने के लिए गया था और मैं यहाँ पे जब वापस आया तो मैंने सुना कि तुम मुझे बुला रही थी। मिस सनी कहते हैं ये चेंग एक्चुअली। ये चेंग कहता है मिस सनी अगर तुम ऐसा बेत क्यों कर रही हो, मैंने तो घर का सारा काम कर दिया है। मिस सनी कहती है एक्चुअली मैं तुम्हें माफी मांगना चाहती हूँ, वो फार्मूला जो तुमने मुझे एक पेपर में लिख कर दिया था वो ना किसी ने फाड़ दिया है, तो अगर पॉसिबल है तो मुझे। फिर ईचन कहता है क्या वो फार्मूला तो एक छोटी सी चीज है मेरे सेट का, क्या तुम्हें भी लगता है कि उसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा लो है? तो मैं तुम्हें उससे ज्यादा भी अच्छा वाला दे सकता हूँ। मिस सनी सुन के एकदम घबरा जाती है और सोचती क्या बस छोटी सी चीज है। फिर ईचन कहता है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ तो मैं जल्दी सोने जा रहा हूँ, प्लीज गुड नाइट। तो मिस सनी उसको रोक लेती है और कहती है रुको रुको मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ईचन कहता है क्या? हाँ मैं टायर्ड हूँ लेकिन अगर तुम मुझे बुलाओगे वो सब करने के लिए तो मैं कभी मना नहीं करूंगा क्योंकि मैं हूँ तो एक आदमी ही। मिस सनी शर्मा के गुस्सा हो जाती है और कहते हैं क्या तुम क्या बात कर रहे हो? तुम जो सोच रहे हो मैं उस सब के बारे में नहीं कर रही हूँ, अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश किया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। और वो कहती है मुझे याद है जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तुम मिस सिया रक्षी से मिलने आए थे है ना, और कॉन्सिडेंटली मैंने मिस सिया को जब तुम्हारे बारे में बोला तो वो भी तुमसे मिलना चाहती है। अब ना एमसी एकदम गंदा सा मुंह बनाता है और कहता है मिस सिया रक्षी छोड़ो मेरे पास टाइम नहीं है। मिस सनी कहती है अरे ऐसे तो मत देखो यार, तुमने तो पूरा इंटर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को ऑफेंड कर दिया था बस उससे देखने के लिए। लेकिन एमसी कहता है वो चाहती है कि मैं उससे मिलूं लेकिन वो डिजर्व नहीं करती वो सब, वो तो मुझे मिलने से मना की तो मैं भी अभी वैसा ही करूंगा। मिस सानी कहती है यार ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें इग्नोर की, वो हुआ मैं ग्रुप का सीईओ है तो ये नॉर्मल सी बात है कि उनसे मिलने के लिए एक एडवांस में अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो एमसी कहता है ठीक है मैं उनसे मिल लूंगा। मिस सानी कहती है सच में? तो ऐसा करते कल मिलते हैं है ना। एमसी कहता है तो एक काम करो उसको बोलो कि वो पर्सनली मेरे पास आए मिलने के लिए और मैं देखूंगा अगर मेरा मूड हुआ तो मैं उसे मिल लूंगा, लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूँ, अगर कुछ बचा हुआ है तो तुम मुझे कल सुबह बता देना। मिस रुक्षे उसको बुलाते रह जाती है हे। लेकिन तभी हम देखते हैं किसी का फोन रिंग होता है, हम देखते हैं फोन में मिस सनी का कॉल आया होता है। मिस रुक्षे कहती है हेलो सनी। आखिर उसने क्या कहा? क्या उसने ऐसा बोला कि मैं उससे मिलने जाऊँ? वेल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सोचूंगी इसके बारे में। और उससे पहले एक काम करो
करो, उस पर नजर रखो। फिर वो अपने मन में हंस के कहती है इंटरेस्टिंग, पहले तो उसने मुझे मिलने के लिए इतना बड़ा सीन खड़ा कर दिया, लेकिन अभी वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। चलो मैं देखती हूँ आखिर तुम किस तरह के आदमी हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सुबह का सीन रेंडी हॉल में, जहाँ पे ये अपना एमसी वहाँ पे आया होता है। वो सोचता है, लिखता है आसपास का यही सबसे बड़ा फार्मेसी है, यहाँ पे लाइन में तो बहुत ज्यादा लोग हैं, चलो मैं पहले देख लेता हूँ इधर उधर। फिर वो आगे कुछ देखता है, हम देखते हैं वो एक पेंटिंग को देखता है और सोचता है ये पेंटिंग तो बहुत ही अच्छा है, एक इमिटेशन के हिसाब से ये इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन तभी एक छोटी बच्ची कहती है, क्या बुद्धू आखिर तुम क्या कह रहे हो, आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम हमारा फैमिली ट्रेजर को एक बस इमिटेशन कह रहे हो। हम देखते हैं दो लोगों को, एक छोटी बच्ची जिसका नाम है जू जीवन और एक बड़ा सा आदमी जिसका नाम है जू रेंडे। वो बुड्ढा कहता है जीवन थोड़ा सा पोलाइट होकर बात करो। जीवन कहती है ग्रैंडपा उसने कहा कि हमारा पेंटिंग एक फेक है, लेकिन ये ट्रेजर तो अपने कैपिटल से खरीदा था ना। वो बुड्ढा कहता है यंग मैन लगता है तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन एक बात बता दो, बहुत सारे कलेक्टर्स ने इसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर लिया है, लेकिन आखिर तुम इस पेंटिंग को फेक क्यों कह रहे हो। अपना आंसर कहता है वेल तुम और वो सारे कलेक्टर्स तुम सभी पागल हो। वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से होती है, तुम फिर इनसे कहता है तुम सारे अंधे हो, लेकिन ये पेंटिंग का कॉपी सच में अच्छा है तो तुम यहाँ पे रख सकते हो किसी को डिसीव करने के लिए। और छोटी लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ। एमसी कहता है मैंने सोचा कि मैं स्टोर में कुछ अच्छा चीजें फाइंड करूंगा, लेकिन मैं गलत था। और लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और कहती है तुम पंक दादाजी मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं इस कमेंडी कमीने को एक लेसन सिखा सकूं। उसके ग्रैंडपा कहता है जी हुआन तुम ऑर्डिनरी पीपल को हर्ट नहीं कर सकते। एमसी कहता है हाँ, लेकिन तभी वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में अपने एमसी की तरफ आगे बढ़ती है और अपने एमसी पे हमला करके कहती है रेंडे हॉल एक इस तरह का जगह नहीं है जहाँ पे कि तुम ट्रैवल खड़ा कर सको। उसके ग्रैंडपा वो देख के एकदम घबरा जाते हैं और सोचते हैं नहीं यार ये तो एक इंसिडेंट मार्शल आर्टिस्ट है, उसने तो एक मास्टर के साथ प्रैक्टिस किया है, तो लगता है शायद वो इसे मार ही देगी। लेकिन तभी एमसी उस लड़की का पैर पकड़ लेता है और कहता है रियली तुम्हारे पास बस इतना ही है। वो लड़की अपने मन में सोचती है क्या मैं अपने किक के साथ 2 सेम पेग को आराम से तोड़ सकता हूँ, आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि ये मुझे रोक दे। फिर एमसी कहता है मिस आखिर तुम्हारा हो गया क्या। फिर लड़की को होश आती है और कहते हैं हाँ, अरे मेरा पैर पकड़ना छोड़ो, तुम परवर मुझे जाने दो। एमसी एकदम इविल से स्माइल करके कहता है तुम बुरी लड़की। तभी वो बात सुन के वो लड़की एकदम डर जाती है। एमसी उसको पकड़ता है और नीचे फेंक देता है। फिर अपना एमसी कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं एक एंशिएंट वॉरियर को यहाँ पे मिलने वाला हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तुम मार्शल आर्ट सीख रहे हो वो एक लड़की के लिए सही नहीं है। अगर तुम कुछ सालों तक ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो तुम डिसेबल हो जाओगे। और लड़की उसके बाद सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुमने मुझे पकड़ के फेंक दिया, अभी तुम मरने वाले हो। लेकिन तभी उसका दादाजी कहता है रुको जीवन। वो लड़की रोते हुए कहते हैं लेकिन दादाजी। उसके दादाजी कहते हैं क्या तुमने अभी भी इसे नोटिस नहीं किया, इस यंग मैन ने बिना अपने क्यूआई को यूज किए तुम्हारे किक को पकड़ लिया। जितना इसके पास स्किल है, अगर इसने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं किया होता तो शायद अब तुम। वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है ये बस एक पंक है जिसको कि क्यूआई के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं बस केयरलेस हो गई थी और मैंने डॉज नहीं कर पाया। कहता क्या सच में, देन प्लीज मुझे बताओ मिस कि क्यूआई को कैसे यूज करते हैं। और ऐसा कह के वो अपना क्यूआई को रिलीज करता है जो कि एकदम मॉन्स्टर जैसा होता है। और लड़की और उसके ग्रैंडपा देख के एकदम घबरा जाता है और वो लड़की कहती है ये तो इविल क्यों है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ग्रैंडपा भागो भागो। और बुड्ढा आदमी माफी मांग के कहता है यंग मैन मैं माफी चाहता हूँ मेरे ग्रैंड डॉटर के लिए, मेरे ग्रैंड डॉटर को मैनर्स नहीं आते और उसने तुम्हें ऑफेंड कर दिया, इसलिए मैं फिर से माफी चाहता हूँ। एमसी कहता है कोई बात नहीं है, वो एक बच्ची है अभी भी। फिर उसके दादाजी उस लड़की को कहते हैं जी हुआन इस जेंटलमैन को अभी माफी मांगो। और लड़की कहती क्या मैं माफी मांगू। फिर वो अपने एमसी से कहता है और इस पेंटिंग के बारे में ये कहना चाहूंगा कि मुझे जितना भी देख के इस पेंटिंग के बारे में ऐसा नहीं लगता कि ये फेक है, तो प्लीज मुझे रीजन बताइए कि आपने इसे फेक क्यों कहा। एमसी कहता है जबकि आपने पूछ ही लिया है इतनी सिंसियरली तो मैं बताता हूँ। ऐसा कह के वो अपने हाथ में क्यूआई को गैदर करता है और उस पेंटिंग पे हमला करता है और कहता है मैं सोचता हूँ आखिर कौन सा फूल इस तरह की चीजों को बाय करेगा। पेंटिंग इतना ज्यादा अच्छा कॉपी है कि इसको पता नहीं लगा जा सकता कि ऑथेंटिक है या फेक है। तो जिसने इसको कॉपी किया है उसने साहस करके इस पर एक वर्ड लिख दिया है कि ये कॉपी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर क्यूआई को यूज करने के बाद ही पता लगाया जा सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो लड़की कहती है मिस्टर ये लो आपका हर्ब्स जो आपने मांगा था। वो एक पोटली में हर्ब्स वगैरह लेके आई होती है। ऐसे कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया, तुमने पर्सनली मेरे लिए इन सबको पैक किया मिस जू। वो लड़की कुछ नहीं कहती है तुम्हारा वेलकम, ये मेरा ऑनर है कि मैं तुम्हें सर्व कर सकी मिस्टर ये हर्ब्स बहुत ज्यादा रेयर है, क्या तुम्हारे पास सच में इतना ज्यादा पैसा है कि तुम पे कर सको। फिर एमसी कहता है मिस जू तुमको पता होना चाहिए कि कब तुमको हम्बल होना पड़ेगा और कब तुमको अपने सर को ऊंचा करना पड़ेगा। लेकिन सही है जैसे तुम एरोगेंट होती हो, मुझे पसंद है वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है मैं मानती हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कोई मैच नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे मास्टर यहाँ पे होते तो वो जरूर तुम्हें एक लेसन सिखाते। वो बुड्ढा कहते हैं जीवन
क्या तुम देख नहीं सकते? इस यंग मैन का स्ट्रेंथ तुम्हारे मास्टर से कुछ भी कम नहीं है। वो लड़की एकदम सुन के शॉक हो जाती है और कहती है क्या, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है? आखिर वो मेरे मास्टर से ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? वो अपने ग्रैंडपा के पीछे छुप जाती है और कहती है क्या, आखिर वो मेरे मास्टर से ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? और बुढ़ा अपने एमजे से माफी मांग के कहता है मेरा ग्रैंड डॉटर मेरी वजह से बिगड़ गई है, तो प्लीज इसे दिल पे मत लीजिएगा मिस्टर ये। एमजे कहता है ये मैटर नहीं करता। फिर वो बुढ़ा कहता है वेल, आपने जितने भी मेडिसिन का लिस्ट दिया था हमने सारा आपको भेज दिया है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। और मैं माफी के तौर में मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस मेडिसिन का कोई चार्ज नहीं लूंगा, मतलब कोई पैसा नहीं लूंगा। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? एनसी एक कार्ड निकाल लेता है और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मार्केट में अभी जो प्राइस चल रहा है मुझे बताओ, मैं उसके अकॉर्डिंग पे कर दूंगा, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले मैंने बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं और मैं ऐसा भी लालची इंसान नहीं हूँ कि किसी का ऐसे एडवांटेजेस लो। वो लड़की अपने एमसी को आंख दिखा के कहती है "बे।" फिर एमसी उसे जाते हुए कहता है मैं कुछ दिन बाद फिर से आऊंगा यहाँ पे। वो बुड्ढा कहते हैं ठीक है, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन हम देखते हैं वो छोटी लड़की अभी भी जीव दिखा रही होती है। वो कहती है गुड बाय, सी यू। फिर वो लड़की अपने ग्रैंडपा से पूछती है इसका नाम है ये चैन, तो क्या ये फैमिली से है? क्या ये एक फेमस एंशिएंट वॉरियर है? आखिर आपको इसका नाम कैसे पता ग्रैंडपा? उसकी ग्रैंडपा अपने मन में सोचते हैं अगर ये सच में ये चेन हुआ तो जंगचिंग सिटी में अभी तो बवाल होने वाला है यार। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एमसी बाहर आ गया होता है, वो चल रहा होता है रास्ते में और सोचता है मेरे पेरेंट्स का डेथ एनिवर्सरी पास ना आने वाला है, लगता है मुझे कुछ प्रिपरेशन करना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले कोई मेरा पीछा कर रहा है और मुझे उससे पहले निपट लेना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वही बुढ़ा और छोटी लड़की पे। वो लड़की कहती है आखिर ये कैसे हो सकता है कि वो मेरे मास्टर के स्ट्रेंथ के बराबर हो, उसने तो बस हमारे इस फेक पेंटिंग का ऑथेंटिकेशन करने में हेल्प किया। फिर उसके ग्रैंडपा कहते हैं तुम सही हो, मैं गलत था, उसका स्ट्रेंथ तुम्हारे मास्टर के स्ट्रेंथ से कम नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे मास्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर वो छोटी लड़की कहती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं कभी भी बिलीव नहीं करूंगी कि इस दुनिया में मेरे मास्टर से ज्यादा कोई स्ट्रॉन्गर है। उसके दादाजी कहते हैं वो जरूर एक ग्रैंड मास्टर है। ऐसा कहा जाता है कि मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो एक वेल ट्रेनेड हेवीली आर्मेड ट्रूप को अपने सिर्फ नंगे हाथों से खत्म कर सकते हैं और कोई भी थर्मल वेपन उनके सामने कुछ भी नहीं है। ऑर्डिनरी लोग उनके सामने बस चीटियां हैं। लेकिन वो छोटी लड़की अभी भी बिलीव नहीं करती और कहती है लेकिन आखिर वो इतना ज्यादा यंग है तो वो कैसे ग्रैंड मास्टर हो सकता है? फिर उसके दादाजी कहती है नहीं, वो तो एक ग्रैंड मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर वो और 20 साल तक कल्टीवेट कर ले तो इस पूरी दुनिया में उसके मैच के लिए कोई भी नहीं होगा और हमारा जो फैमिली उसके जैसे आदमी के साथ दुश्मनी नहीं ले सकती। फिर हम देखते हैं सीन वापस से शिफ्ट होता है अपने एमसी पे। उसके पीछे एक आदमी पीछा कर रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है कि जरूर वही डिवाइन डॉक्टर है जो मिस्टर सेन ढूंढ रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इससे मिलने वाला हूँ। जब तक मैं इसे फॉलो करूंगा तो मुझे जरूर रिवॉर्ड मिलने वाला है। फिर अपना एमसी एक छोटी सी गली में जाता है और आदमी सोचता है क्या वो एक छोटी सी गली में जा रहा है, क्या उसने मुझे ढूंढ लिया? लगता है मुझे जल्दी करना पड़ेगा। वो जल्दी भाग के आता है, देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं अपना एमसी हवा में होता है। आदमी सोच रहा होता है डैम इट, आखिर वो कहाँ चला गया? एमसी उसको सर पे पकड़ के कहता है आखिर तुम किसे ढूंढ रहे हो? स्ट्रगल करना बंद कर दो और मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्यों ना मारूं। मुझे बताओ किसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। आदमी कहता है प्लीज मेरा जान बख्श दीजिए, मैं आपको सारा चीज बता दूंगा। फिर आदमी बताने लगता है कि मेरा नाम है फैंटोंग, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, मैं 41 साल का हूँ, मेरा हाइट है 5.9 फीट और मैं 198 पाउंड का हूँ और मेरी मम्मी का एज है 74 और उनका नाम है चंग फेंग और मेरा एक 12 साल की बेटी भी है जिसका नाम है अन म्याओ म्याओ और मेरा हॉबी है मैं एल्प डुएल कार्ड्स को कलेक्ट करता हूँ जब भी मेरे पास टाइम हो और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कम्पीट करता हूँ और मैं बहुत ज्यादा दारू पीता हूँ और इस तरह का एक प्राइवेट डिटेक्टिव जॉब को जॉब नहीं माना जाता, लेजिटिमेट प्रोफेशन नहीं माना जाता। तो मेरे पास एक स्टेबल इनकम नहीं है और इस महीने मैंने एक इंसान का हेल्प किया और उसने मुझे 300 रुपए दिया और मैंने अपने वाइफ को इंट्रोड्यूस नहीं किया और उसका रीजन ये है कि 2 साल पहले वो मेरे नाइबर के साथ भाग गई और मैंने सुना वो जिस आदमी से शादी की उसका सरनेम वांग है और मैं रिसेंटली बहुत ज्यादा ब्लाइंड डेट पे जा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे डॉटर को एक स्टेप मदर दिला दूं और मुझे बड़ी पिछवाड़े वाली लड़कियां पसंद है और सुपरमैन मेरा फेवरेट मूवी है और मुझे डोमेस्टिक मूवीज भी बहुत ज्यादा पसंद है। बाय द वे मेरे पास एक घर भी है जिसका लोन 20 साल तक है और मेरी मम्मी मदद कर रही है उस लोन को चुकाने के लिए। और ये सब सुनने के बाद अपने एमसी भी लाइक फालतू बातें बंद करो और किसने तुम्हें भेजा है मुझे फॉलो करने के लिए ये बताओ। और वीडियो जाता और कहता है अगर तुम मुझ पे इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हो? फिर वो कहता है सन हाइवा जंगजिंग सिटी में हर कोने में एक पोस्टर छपा दिया है जिसमें लिखा है जो भी तुम्हें ढूंढ के निकालेगा उसको $150,000 मिलेगा। फिर अपना एमसी सोचता है मैंने सन हाइवा को बचा लिया और उसके लाइफ स्पैन को 3 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अगर मैं 3 दिन के बाद उसको कुछ ट्रीटमेंट नहीं दूंगा तो वो जल्दी मरने वाला है। फिर बाद में अपना एमसी से कहता है अगर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते, हम रिवॉर्ड को बराबर हिस्से में 50-50 बांट लेंगे। नहीं एक काम करते तुम 70% रख लो, मुझे 30% दे दो। अपना एमसी कहता है तुम बहुत ज्यादा बोल्ड हो, तुम अपने लाइफ को खोने ही वाले थे लेकिन तुम अभी भी पैसे के बारे में सोच रहे हो। एक काम करो तुम सेन हाइवा के पास जाओ और उसे ये बोलो कि अगर वो सर्वाइव करना चाहता है तो वो दोबारा इस तरह का ट्रिक को प्ले न करे। बाद में कहता है लेकिन सर। एमसी तभी पीछे मुड़ के गुस्से में कहता है आखिर क्या और कुछ कहना है? मैं आज के दिन बहुत ज्यादा बिजी हूँ। फिर वो आदमी कहता है मिस्टर शन को नहीं पता कि आप कहाँ पे रहते हो, इसलिए उन्होंने आपको ढूंढने के लिए डिटेक्टिव लगाया था। एटलीस्ट मुझे ये तो बताइए सर कि आप रहते कहाँ हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस सनी का अपार्टमेंट। वो तैयार होकर एकदम खूबसूरत
खूबसूरत लग रही होती है। एमसी कहता है आखिर तुम इतना ज्यादा सज-धज क्यों रही हो? आखिर कहाँ पे जाने वाली हो तुम? आखिर करना क्या है तुम्हें? मिस सनी अपने एमसी से कहती है मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाने वाली हूँ। मैं देख रही हूँ तुम बहुत दिनों से एक ही कपड़े पहन रहे हो और मैं तुम्हें एक फोन भी दिलाने वाली हूँ ताकि कभी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें कॉल कर सकूं। एमसी कहता है तुम्हें जरूरत नहीं है ये सब करने के लिए। फिर मिस सनी कहती है तुम पैसे को लेकर चिंता कर रहे हो? अरे तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारे सारे कपड़े को पैसे दे दूंगी और मैं तैयार भी हो गया हूँ, तो चलो शॉपिंग पे चलते हैं। और उसका हाथ पकड़ के एक शॉपिंग मॉल पे लेके आगे होती। हम देखते हैं एमसी अपना कपड़े ट्राई कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। मिस सनी एमसी का तारीफ करके कहती है वाह तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो इन कपड़ों में। अगर तुम इन कपड़ों में यूनिवर्सिटी की तरफ घूमोगे तो बहुत ज्यादा लड़कियां तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएंगी। आपने एमसी कहता है लेकिन मैं अपने लुक से पैसा तो नहीं कमाता ना। फिर मिस सनी कहती है तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है या तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ लड़कियों से मिला भी सकता हूँ। मेरे सारे दोस्त बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वो सिंगल भी है। एमसी कहता है नहीं मुझे अभी गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है। फिर मिस सनी उसको छेड़ते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारा किसी से अभी तक प्यार नहीं हुआ है, क्या तुम अभी भी वर्जिन हो? अपना एमसी मन में सोचता है क्या प्यार? मैं पिछले 5 साल से एकदम पागल की तरह कल्टिवेट कर रहा हूँ और मेरे पास लव अफेयर्स के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरे फैमिली का खत्म होने से पहले एक लड़की ऐसी थी तो जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसका नाम है चू स्वरन। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की थी अपने स्कूल में और बहुत सारे लड़कों का वो क्रश थी। तब की बात है मैंने उसे एक लव लेटर लिखा था और उसने सरप्राइजिंगली रिप्लाई भी किया और उसने मुझे ये कहा कि अगर मैं मॉर्निंग वाला कॉन्फ्रेंस जो होता है मीटिंग होता है जो स्कूल में, अगर मैं उस दौरान मैं उसको कन्फेस करूं तो वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो अपना एमसी एकदम माइक पे कहता है चू स्वरन आई लाइक यू। एमसी कह रहा होता है मैं एक पागल आदमी था जो मुझे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मैं उस पर बिलीव कर बैठा बिना कुछ सोचे। हाउएवर उसने सबके सामने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने ये सब एक ट्रिक खेला था मुझे ट्रैप करने के लिए और तभी से मेरा दिल बहुत ज्यादा टूट गया और उसके बाद से ही मैं एक लूजर बनता गया लोगों की नजर में। शायद ऐसा कह सकते हो कि मैं लूजर ही था तभी, लेकिन अभी चाहे चू फैमिली का हेड हो या फिर 4 मेजर फैमिली इस जंगचिंग सिटी का, चाहे कोई भी हो वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मिस सानी मन में सोचते हैं क्या मेरी बात इसके दिल पे लग गई क्या? फिर मिस सानी एमसी को दिलासा देके कहती है ये चैंग कोई बात नहीं, अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं हो, मैं भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छी जीवन जी रही हूँ ना। एमसी उसके सर को पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है अगर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, चीजों को इमेजिन करना छोड़ दो और मुझे शॉपिंग पे लाई हो ना तो मेरे लिए कपड़े खरीदो चलो। फिर मिस सानी कहते तो चलो मैं तुम्हें अरमानी के कपड़े खरीद के दूंगी। अल्दो वहाँ का कपड़े बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन फिर भी मैं कोट को तो अफोर्ड कर ही सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कोई लड़का लड़की उनके सामने खड़े होते हैं। वो लड़की कहती है सनी हमने एक दूसरे को बहुत समय से नहीं देखा, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? एमसी उस लड़की को देख के सोचता है ठीक किया, ये तो चूस का कुत्ता है। और लाल बालों वाली लड़की कहती है सनी इतने सालों में तुम्हारा टेस्ट अभी भी नहीं सुधरा। जब तुम स्कूल में थी तब तुम उस लूजर ईचन की क्लोज थी और अब देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना ज्यादा गंदा सा कपड़ा पहन के घूम रहा है। मुझे पता था तुम्हारा टेस्ट बहुत ही ज्यादा घटिया है ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये कुछ फेमिलियर लग रहा है, ये तो थोड़ा थोड़ा वो ही फैमिली का लूजर जैसा लग रहा है। वो आदमी कहता है क्या ये फैमिली का लूजर, मुझे थोड़ा और बताओ उसके बारे में। फिर वो लड़की हंस के कहती है ही वो एक लूजर था जिसने की मेरे बेस्ट फ्रेंड शूश्वरन को पूरे स्कूल के सामने प्रपोज किया था और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने उसको रिजेक्ट मार दिया था। वो इतना ज्यादा ह्यूमिलेटेड हो गया था कि उसके बाद से वो स्कूल ही आना छोड़ दिया। और उसके बाद से उसका फैमिली को खत्म कर दिया गया और मुझे लगता है कि उसके फैमिली के साथ वो भी मर गया होगा, वरना अगर वो जिंदा होता तो सूरन चाहती थी कि वो फिर से उसको परेशान करे। अब मैं एमसी उससे बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है तुम बहुत ज्यादा एनोइंग हो, क्यों ना तुम अपना मुंह को थोड़ा सा बंद कर लो। लेकिन तभी मिस सनी अपना एमसी का हाथ पकड़ लेती है और उसको शांत करते हुए कहती है उसको छोड़ो यार, मैं तुम्हें कपड़े खरीद के दूंगी। वो लड़की अपने एमसी और सनी को मॉक करते हुए कहती है तुम तो बहुत ज्यादा पूर लूजर हो, क्या तुम्हारे पास पैसे भी है ताकि तुम अरमानी स्टोर से कुछ कपड़े खरीद सको? फिर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है जुन मैं कुछ कपड़े खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे खरीद के दोगे प्लीज? तुम रात को मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, चाहे तो तुम तुम्हारे फ्रेंड्स को भी बुला सकते हो उसमें। फिर वो लड़का कहता है ठीक है मैं तुम्हें खरीद दूंगा। और देखो तो तुम्हारे क्लासमेट्स कितने ज्यादा गरीब है। एमसी और मिस सनी वहाँ से चले जाते हैं। एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, वो कहता है मैं उनके साथ निपट लूंगा। मिस सनी उसको शांत करके कहती है रुक जाओ यार, ये चैन ऐसा मत करो, कुछ ही दिनों पहले तुमको पुलिस स्टेशन लिया गया था क्योंकि तुमने चेन फेंग को पीट दिया था। फिर मिस सनी आगे देख के कहती है वाह वो देखो वो चीज तुम्हारे पर फिट होगा। तभी वहां से पीछे एक अटेंडेंस आ जाती है और कहती है मिस तुम्हारा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है, ये हमारे स्टोर का मोस्ट हाई एंड सूट है और इसका प्राइस $51,000 है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ट्राई कर सकते हो। मिस सनी चौंक जाती है और मन में सोचते है क्या 51,000? मैंने सुना तो था कि इस अरमानी स्टोर का क्लॉथ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है। मेरे पास में मेरे कार्ड में तो बस $50,000 ही पड़े हैं। फिर वो अपना एमसी से कहती है इसे ध्यान से देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि ये कॉलर तुम पे सूट नहीं करेगा। लेकिन तभी वो कमीनी लड़की आ जाती है और हंसने लगती है, कहती है
हा हा हा, ये कितना ज्यादा फनी है। सनी, तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेती कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? मिस सनी पीछे देख के एक बुरा मुंह बना लेती है और कहती है, ठीक क्यों, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और इस तरह का बकवास बातें करना बंद करो। मुझे बस इतना लगता है कि ये कलर इस पे मैच नहीं करेगा। और ये मैं बता दूं कि मैं चाहूँ तो खरीद सकती हूँ। लेकिन वो कमीनी लड़की अपने मिस सानी को मॉक करते हुए कहती है, क्या तुम इसे अफोर्ड कर लोगे? लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा गरीब हो, इतना ज्यादा गरीब कि तुम अपना हाई स्कूल को पूरा भी नहीं कर पाई क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई बहुत ज्यादा बीमार था और वो बोलते थे कि तुम हमारा स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट हो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम बस एक लूजर हो। मिस सनी कहती है, हे तुम अपना मुंह बंद रखो। लेकिन वो कमीनी लड़की नहीं रुकती और बहुत ज्यादा मॉक करते हुए कहती है, क्या तुम मुझे मारोगे? क्या तुम मुझे मार सकते हो? तुम्हें पता है ना, चू सोरन मेरी बेस्टी है और तुम मुझे मारोगे तो कल का सूरज इस जैंगजिंग सिटी में देख नहीं पाओगे। आखिर तुमने अपना हाथ को नीचे क्यों कर लिया? अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझे मार के दिखाओ। कमीनी कमीनी, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इतना हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मारो। लेकिन तभी अपना एमसी अपना हाथ उठा के एक थप्पड़ खींच कर लगाता है जिससे वो लड़की नीचे गिर जाती है। अपना एमसी कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो और ना, ऐसा कह के वो अपना ऑरा को रिलीज करता है, अपना इविल क्यूआई को। बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। आपको क्या लगता है इसका आगे क्या होने वाला है? क्या एमसी इन लोगों को बहुत ज्यादा मदद चखाएगा या फिर एमसी को ह्यूमिलेट होना पड़ेगा फिर से? ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।